विभाग में। और श्री राधेश्याम जी है पेमाणी जी, जैसलमेर धोलिया से, जो अपना पर्यावरण का काम करते हैं। और डेलू साहब हैं, और रामकृष्ण जी डेलू जी हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं। और श्री मोख राम जी धरनिया है, जो अपनी जीव रक्षा संस्था के द्वारा हिरणों की और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की, कि हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और उसे निभाना है। उसी को याद दिलाने के लिए ये विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और प्रकृति हमारे जीवन की लिए बहुत आवश्यक है। हमें सभी हमारी आवश्यक संसाधन और वस्तुएं वो हमें मुफ्त में उपलब्ध करती है, लेकिन हम हम स्वार्थी मनुष्य जो हैं इसे समझते नहीं हैं और प्रकृति का अत्यधिक शोषण करते हैं। हम इतने एहसान फरामोश हैं कि हमें जो भी प्रकृति से मुफ्त मिलता है उसे वापिस लौटाना तो दूर की बात है, हम धन्यवाद तक नहीं करते हैं। हम खुद सेवन करें वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन हम लालचवश उसे प्रदूषित भी करते हैं और पैसे के लालच में उसे बेचते भी हैं और उसका शोषण भी करते हैं। हमें प्रकृति का अत्यधिक शोषण करके इसका संतुलन बिगाड़ दिया है। धरती के अंदर से भी जल, तेल, खनिज निकाल कर इसे खोखला कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो दुर्लभ हो जाएगा और संतुलन हमारा बिगड़ जाएगा। गुरु जाम्बो जी कहते हैं, आकाश वायु तेज जल धरणी तामै सकल सृष्टि की करनी। और हमारा शरीर भी इन्हीं पंच महाभूत तत्वों से बना है। जब तक इन पंच महाभूत तत्वों का शरीर में और प्रकृति में संतुलन नहीं रहता है तो फिर दिक्कत ही आती है। और वो दिक्कतें बाढ़ के रूप में, सूखे के रूप में, तूफानों के रूप में, भूकंप के रूप में बार बार हमें सामने आती है, हमें चेताती रहती है, लेकिन हम बहुत जल्दी इनको भूल जाते हैं। तो आज जो पर्यावरण योद्धा हैं, जो अपना ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ हैं, उम्मीद है आप सभी श्रोता दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, जो ज्ञान नॉलेज ट्रांसफर है, जो ज्ञान और अनुभव का साझा करना है, ये भी एक बहुत जरूरी है। इससे भी दूसरों को मार्गदर्शन मिलता है और दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है, शिक्षा भी मिलती है, उनकी हिचक भी दूर होती है। तो इसलिए जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। तो मैं सभी श्रोताओं का और सभी दर्शकों का मैं इस आभासीय मंच पे और सभी वक्ताओं का मैं इस आभासीय मंच में मैं सबका स्वागत करता हूं जवामाणी साहित्य अकादमी की तरफ से। अभी सदस्य तो थोड़े कम जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, टाइम क्या हुआ है? हम थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे। 5 मिनट तो वैसे हो चुके हैं, मेरे ख्याल में हमें शुरू कर देना चाहिए। हाँ जी, तो हाँ जी, बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर डूकिया जी क्या जुड़े हुए हैं? नजर नहीं आ रहे हैं किसी। नहीं यार, कोई अभी और नजर और नाम से हो सकते हैं जी, डूकिया और जी के नाम नाम। से हो सकते हैं, तो मैं 1 मिनट थोड़ा उनसे मैं पूछ लूं। हाँ एक जी, हाँ मिनट जी। थोड़ा आसान हो जाएगा। सुमित जी, बस 1 मिनट लगेगा। एक मिनट फोन भी कर लेता हूं उनको, और नहीं तो फिर हम दूसरे वक्ता हैं उनको हम बुला लेंगे एक बार थोड़ा सा। और नहीं तो फिर हम दूसरे वक्ता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी बस बुला लेते हैं, हम दूसरे वक्ता को बुला लेते हैं।
हमारे साथ रामकिशन जी डेलू साहब जुड़े हुए हैं। और ये एक मिनट, उनका फोन आ गया तो मैं एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी डॉक्टर सुमित जी, आप जुड़े नहीं? ठीक है, कोई नहीं, हम मैं कोई बात नहीं, मैं दूसरे वक्ता को पहले बुला लेता हूँ और फिर आपको, ठीक है जी? ठीक है, ओके जी, ओके जी, ओके जी। एक मिनट जी। हाँ जी, रामकिशन जी डेलू साहब, आप तैयार हैं? आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। और मैं आपका संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता देता हूँ। रामकिशन जी डेलू साहब श्री रामनारायण जी डेलू के सुपुत्र है। पैतृक गांव इनका काकड़ा है। हाल ये नोखा में रहते हैं और व्यापार करते हैं। और इनका पर्यावरण संरक्षण के प्रति झुकाव बहुत सालों से है। और हिरण की वारदात की घटना से ये इस तरफ ये आकर्षित हुए और इन्होंने समाज के लोगों को एकजुट किया, पुलिस अधिकारी पे मुकदमा दर्ज कर किया। और बाद में फिर ये वहाँ के वन्य जीव जो है वो थाने में जाने के बजाय सीधे इनके पास आने लगे और इस तरह से शिकार विरोधी अभियान चल पड़ा। और खाजूवाला, छत्तरगढ़, पूगल, दांतोर आदि क्षेत्रों में होने वाली हर घटना के लिए इनको याद किया जाने लगा। तो इस तरह से ये जीवों से जुड़ गए। गौ माता की सेवा के लिए भी, गौ उत्पीड़न से को बचाने के लिए भी इन्होंने काफी काम किया। और ये खाजूवाला की जो गुरु जम्बेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें भी सामाजिक सेवाएं अपनी देते हैं। और बहुत अच्छे धरातल पे काम करने वाले पर्यावरण प्रेमी हैं। ये लेखक भी हैं। 363 रूख प्रेमियारी बलिदान गाथा इन्होंने लिखी और छपवाई और निःशुल्क बांटी। और जामने साहित्य अकादमी में भी ये सहयोग करते रहते हैं। तो इनका डेलू साहब का स्वागत है। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर डेलू साहब, हम आपसे ये सुनना चाहेंगे कि धरातल पे जो आप जो कार्य करते हैं वो किस तरह से करते हैं, और उससे ताकि दूसरे लोग भी जो प्रकृति प्रेमी हैं वो प्रेरणा ले सके, वो कुछ सीख सकें। तो आपका स्वागत है रामकिशन जी डेलू साहब। नोड़ प्रणाम जी। विष्णु जी ने, जामा जी ने। सबसे पहले तो मैं एक प्रेरक भजन से अपना मेरा खुद का जो लिखा हुआ भजन है उससे मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। वैसे मुझे कितने समय बोलना है आप बता दो। देखिए, 4 वक्ता है, 1 घंटे का टाइम है। हम थोड़ा उसको तो 15-20 मिनट का हिस्सा आता है, बट हम थोड़ा 20 मिनट तक कर लेंगे। तो आप प्लीज आप करिए, 20-25 मिनट तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और इसमें आराम से कवर हो जाएगा। आप निश्चित रहिए। आप ठीक है। वैसे मेरा आज का जो उद्बोधन है वो विशेष तौर से ये जो पृथ्वी दिवस है ना, प्रकृति संरक्षण के बारे में होगा। बहुत बढ़िया जी। और शुरुआत में कार्यक्रम की करने से पहले एक मैं भजन आपको सुनाऊंगा। ठीक है, स्वागत है जी। पेड़ लगाओ, जोत जलाओ, जाम्बो जीरा शब्द उचारो, दया धर्म को मन में धारो, मरते देखो जीव उबारो, जीवन में जुगती भर जासी, सृष्टि रा प्राणी सुख पासी, प्रदूषण री अब की बाधा, पूर्व में जानी अविनाशी, पीपासर में अवतरित गुरु, समराथल जब किया पयाना,
दीन दुखी को गले लगाओ, यही धर्म का मूल खजाना। अंतर्मुख हो जोत जलाई, सब शिष्यन के मन में भाई। मरुभूमि की दुविधा देखी, काल करूर बड़े दुखदाई। साल बयाणो काल भयंकर, विचलित हो उठे जंबेश्वर। तिया निवारण होगी पीड़ा, भूखे प्यासे कांपे तन धर। तर तर तपती लुआ चाले, अंगारान्यू सूरज बाळे। काया कांपे हिवड़ो हाले, तपती रेत आंख ने बाळे। काल कोपरे कारण होवे, धरतीया प्राणी दुखियारी। ऋणविद आरा दुखड़ा मेटू, जम्बेश्वर या बात बिचारी। जीवन में जुगती सु जीवो, पाखंड से मुंह मोड़ो भाई। सांसों की कीमत न जानो, घर घर पेड़ लगाओ भाई। हरिया रूख कदे ना काटो, हरियाली ने जानो प्राण। खेत खेत में समी उगाओ, फल देसी थाने भगवान। लंबा चौड़ा है लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा। मैं अब मूल मुद्दे पर आता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद रामकिशन जी, बहुत अच्छा गीत था आपका। कभी हम पूरा भी जामवाणी सुनेंगे। जी, धन्यवाद, प्लीज करिए। जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला 63 में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में वार्ता में सम्मिलित आप सभी, सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रसारण के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने वाली जामवाणी साहित्य अकादमी के संचालक मंडल के कार्यक्रम के संचालक आदरणीय इंजीनियर श्री आर के बिश्नोई जी नई दिल्ली, संयोजक आदरणीय विनोद जम्भदास जी महासचिव अकादमी, तकनीकी प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर लालचंद जी सहायक निदेशक राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय बीकानेर। मैं आप सभी संचालक मंडल के सक्रिय सदस्यों का सबसे पहले हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए जरूरी प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए अकादमी की ओर से आज इस सार्थक चर्चा की पहल की। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में सभी के सुखी होने की परिकल्पना की गई है, लेकिन सुखी रहने के लिए तदानुकूल समुचित पुरुषार्थ भी जरूरी है। परंतु दुर्भाग्य से हम इस हेतु जरूरी उपायों पर गंभीर नहीं है। हम लोग मात्र भौतिक संसाधनों को हासिल करने तक ही सीमित होकर के रह गए हैं। हम ये भूल गए हैं
कि सुख का मूल आधार प्रकृति व पर्यावरण का विवेकपूर्ण संरक्षण है, जिसके विनाश की कीमत पर सुरक्षित एवं सुखी जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। फिर भी इस यथार्थ सच्चाई का ज्ञान नहीं होने के कारण लोग इसे गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं और अधिकाधिक भौतिक संसाधनों को पाने की अंधी दौड़ में पर्यावरण संरक्षण को अनदेखा करके प्रकृति के कोप भंजक भाजन बढ़ते जा रहे हैं। मात्र भौतिक संसाधनों से सुखी होने की प्रत्याशा में मनुष्य ये भूल गया है कि इस सृष्टि के सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी होने के नाते मनुष्य की ये पहली जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए मात्र अधिकाधिक भौतिक संसाधनों में ही सिमट कर ना रहे, अपितु अपनी लापरवाही से खड़ी हो रही पर्यावरण प्रदूषण की भीमकाय समस्या पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करे और वर्तमान में आसन इनके खतरनाक दुष्परिणामों से बचने के संभावित उपायों के बारे में भी उचित निर्णय ले। पर्यावरण सुरक्षा के अग्रदूत हमारे परम आराध्य देव भगवान श्री जाम्बोजी ने कहा, आकाश वायु तेज जल धरणी तामे सकल सृष्टि की करणी। इस प्रेरणास्पद निर्देश में पर्यावरण सुरक्षा की उपयोगिता का अत्यंत गहरा भाव छिपा हुआ है। अतः मैं आप सभी श्रोताओं को इसके विस्तार में ले जाने का प्रयास करूंगा। परमात्मा ने आकाश, वायु, अग्नि, पानी और जमीन, इन 5 तत्वों को मनुष्य सहित संपूर्ण जीव जगत और सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखने और प्राणी जगत के उपभोग हेतु बनाया और तमाम प्रजातियों में सर्वाधिक विवेकशील मनुष्य को ये जिम्मेवारी दी कि इन 5 तत्वों का समझदारी पूर्वक सदुपयोग करके एवं स्वयं सुरक्षित और सुखी रह सकता है और उसकी सेवा के लिए बने अन्य पशु पक्षी आदि भी सुखपूर्वक कायम रह सकते हैं। परमात्मा की इस सुव्यवस्था का मनुष्य को छोड़ करके सृष्टि की तमाम जीव प्रजातियां बखूबी पालन कर रही है। अतः हमें उनसे पर्यावरण प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये 2 पैरों वाला हठी मनुष्य अजीब है। प्रकृति के इन तमाम नियमों की अवहेलना करके स्वयं के साथ साथ पूरी सृष्टि को भी संकट की स्थिति में ला चुका है और ला रहा है। जब वह प्रकृति की सुरक्षा की अपनी इस महती जिम्मेवारी को भूल गया है और इन 5 तत्वों का सदुपयोग करने की बजाय उल्टा दुरुपयोग करने पर लगा है, तो उसे ठीक से समझाने के लिए परम पिता परमात्मा भगवान श्री जाम्बोजी को साक्षात रूप धारण करके यहाँ हरी कंकेड़ी के नीचे आकर के बैठ करके यहाँ की मरु भाषा में उसको समझाना पड़ा। जहां तक इन 5 तत्वों का सवाल है, इसका आशय समस्त वायुमंडल से वर्तमान में अत्यधिक मशीनीकरण और पेट्रोलियम पदार्थों से निकले जहरीले धुएं से बनी विषैली गैसों को से पूरा आसमान विषाक्त हो चुका है, जिसके दुष्प्रभावों से आज पूरा विश्व चिंतित है। इसी तरह वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से उपजे हालात के कारण वातावरण में मौजूद जहरीली गैसों की मात्रा का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे श्वास रोगों का विस्तार हो रहा है। दमा, एलर्जी आदि श्वास रोग बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो
हालात इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं कि शुद्ध प्राणवायु के अभाव में वहां के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव हम पिछले साल कोरोना काल में प्रत्यक्ष देख चुके हैं, जिसमें एकाएक ऑक्सीजन की कमी से देश में लाखों लोगों ने घुट घुट कर प्राण गंवाए थे। उस समय मनुष्य ने ये प्रत्यक्ष महसूस किया था कि प्रकृति से छेड़छाड़ और लापरवाही के कितने भयंकर दुष्परिणाम हो सकता है। ये हमने स्वयं ने देखा। लेकिन खेद का विषय है कि फिर भी अभी तक राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें नहीं खुल रही है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान हरे वृक्षों की कटाई को सख्ती से रोककर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। लेकिन इसके बावजूद सभी सरकारें, संगठन और राजनेतागण अज्ञान की गहरी नींद में सोए हुए हैं, जबकि आज का विज्ञान यह कहता है कि वृक्ष हमारे जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम जो ये प्राणवायु श्वास द्वारा लेते हैं वे वृक्षों के द्वारा ही हमें मिलती है, और उसके बदले में हमारे द्वारा छोड़ी गई दूषित कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये वृक्ष पी लेते हैं। इस प्रकार प्रकृति प्रदत्त ये श्वसन क्रिया आदि अनादि काल से चली आ रही है और सभी जीवधारियों को चला रही है, और यही मनुष्य समेत सभी प्राणधारियों के जीवन का मूल आधार है। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकृति द्वारा सहज में प्रदत्त इस वरदान को खो करके हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। फिर भी देश में व्याप्त भ्रष्ट तंत्र की मदद से वन अपराधियों द्वारा रोजाना लाखों हरे वृक्षों को काटकर जला दिया जाता है। वृक्षारोपण और वन विकास हेतु आवंटित करोड़ों के बजट का अधिकतर भाग सीधा ही भ्रष्ट राज्य कर्मियों की जेबों में चला जाता है। फिर भी वृक्षों की अवैध कटाई और वन विकास में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाने वाली किसी भी शिकायत की इस राजस्थान में न तो सुनवाई होती है और न ही कोई परिणाम मिलता है, और जो भी हो भी जाए अगर सुनवाई, तो जांच अधिकारी द्वारा जांच का नाटक करके अपराधी को क्लीन चिट देती जाती है, जैसे कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। और पेड़ों की सुरक्षा हेतु जिम्मेवार वन, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग उन घटित वारदातों में बेखबर रह करके उनकी सुरक्षा तो दूर, उल्टे वन अपराधियों से साठगांठ करके रिश्वत खाते रहते हैं। ये सब दयनीय हालात राजस्थान में वन विभाग के चौकीदार से लेकर होप तक के वन अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से अपने कर्तव्य और कानून से समझौता कर लेने की परिपाटी के कारण हो रहे हैं। परंतु इसमें सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक कि जनता जागरूक होकर के हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे बेपरवाह सत्ताधीशों को वोट की चोट से आईना ना दिखाए। अब हम अवैध पेड़ कटाई के रोकथाम हेतु बने काश्तकारी अधिनियम 1960 के मौजूदा 100 रुपए प्रति पेड़ के मामूली जुर्माने को देखते हैं तो देश के कर्णधारों की पर्यावरण विरोधी सोच स्पष्ट परिलक्षित होती दिखती है, क्योंकि उन्होंने 1000 गुना महंगाई बढ़ जाने पर भी कानून बनने के 63 सालों के बाद भी आज तक एक पैसा भी जुर्माना नहीं बढ़ाया है। उस समय के लागू कानून को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो एक खेजड़े को अगर जलाया भी जाए तो उसके बालन की कीमत औसतन 5000 से कम नहीं होती। इसके बावजूद महंगाई के हिसाब से बार बार अपने वेतन भत्ते बढ़ाने वाले सांसदों, विधायकों और हमारे कर्णधारों द्वारा, राजनेताओं द्वारा, कानून बनाने वाले हमारे कर्णधारों की नियत पर बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है, लेकिन कोई इलाज नहीं है। और इस ना के बराबर जुर्माने पर भी वे सभी चुप है। इस अन्याय के विरुद्ध कोई नेता इसलिए मुंह नहीं खोलता क्योंकि ये राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ा
वोट नहीं डाल सकता। इसलिए अब समय आ गया है कि प्रत्येक देशवासी मुखर होकर के सरकार से ये अनुरोध करे कि वे पेड़ कटाई रोकथाम में बेअसर लचर कानून में तत्काल बदलाव करके कानून बनने से लेकर आज तक बढ़ी हुई 1000 गुना महंगाई के अनुरूप प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जुर्माना निर्धारित करे तथा भविष्य में बढ़ने वाली महंगाई को आधार मानकर पेट्रोल की तरह इसके जुर्माने की राशि को रुपये की बढ़ती कीमत के अनुरूप बढ़ाए जाने का प्रावधान करे तो कुछ नियंत्रण हो सकता है और ऐसी व्यवस्था हो कि खेतों की फसलोपयोगी खेजड़ी तो किसी भी कीमत पर नहीं कट पाए और फसलों के साथ साथ पटवारी द्वारा खेत की खेजड़ियों की गिरदावरी भी सुनिश्चित हो और ऐसे सख्त उपाय किए जाए कि किसान चाह कर भी खेजड़ी को नहीं काट पाए, क्योंकि खेजड़ी का पेड़ कृषि की भूमि के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ उसका धार्मिक महत्व भी जग जाहिर है। विशेषकर राजस्थान में तो ये वृक्ष जन जन की आस्था से जुड़ा हुआ कल्प वृक्ष है, जिसे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए गांव गांव गोगो खेजड़ी मुहावरा प्रचलन में है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि ये सर्दी गर्मी आदि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये वृक्ष कम पानी में भी फलता फूलता रहता है। इसकी जड़ें आड़े टेढ़े बढ़ने की बजाय सीधे नीचे गहरी जाती है, इसलिए फसलों में दिए जाने वाले पानी की बजाय खेजड़ी वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहती है और फलती फूलती है। वर्तमान में संसार के बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिकों से ये सुनने में आ रहा है कि धरती का तापमान निरंतर चिंताजनक हालात से बढ़ता जा रहा है। अगर शीघ्र ही इसके समुचित उपाय नहीं किए गए तो निकट भविष्य में धरती पर अन्न फल वनस्पति का उत्पादन भी घट सकता है, जिससे जन धन की अपार हानि तय है। इसके लिए सीधा सा उपाय वृक्षों की कटाई पर सख्ती से रोक तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि तापमान को नियंत्रित करने में वृक्षों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस घर में 5-7 पेड़ लगे हो उस घर का तापमान भी 15 डिग्री कम रहता है। ऐसा प्रायोगिक रूप से प्रयोगों के द्वारा साबित हो चुका है। मैंने अभी इस विमर्श में जिन उपायों पर मैंने चर्चा की वो आकाश, वायु और तेज यानी गर्मी, इसके बारे में मेरा जो वक्तव्य था वो मैंने बताया। अब मैं शेष दो है आकाश, वायु, तेज, जल, तो इन चीजों के बारे में मैंने बताया भाई इनमें कैसे सुधार हो सकता है और कैसे होता है, कैसे मतलब गड़बड़ हो रहा है। अब मैं जल प्रदूषण के बारे में बताना चाहूंगा कि जल प्रदूषण विश्व की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। विषाक्त नदियों, नहरें, तालाब, यहाँ तक कि समुद्र और नगरों और महानगरों में प्रदूषित जल के मिलने से अनेक प्रकार की घातक बीमारियां बढ़ रही है। मनुष्य हताश, निराश और दुखी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और लास्ट में धरणी, तो ये पृथ्वी से संबंधित है। अत्यधिक कीटनाशकों और रासायनिक खादों के अबाध प्रयोग से ये धरती पूरी की पूरी रोगग्रस्त हो चुकी है। इसकी उर्वरा शक्ति है वो कमजोर और क्षीण हो चुकी है। और इसी प्रकार पॉलीथीन आदि अब जो पदार्थ है, नहीं नष्ट होने वाले जो प्राकृतिक पदार्थ है, इनके कारण मतलब क्या है, धरती की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसी प्रकार एक ध्वनि प्रदूषण भी है, जिससे क्या है कि शोर इतना अधिक ज्यादा है जिससे लोगों की श्रवण शक्ति है वो उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। और कुछ लोग क्या संगीत के नाम पर
अत्यधिक तेज आवाज में ये जो संगीत सुनते हैं, अथवा वैवाहिक उत्सवों में डीजे आदि के प्रचलन में अत्यधिक शोरगुल और का जो ये बड़ा प्रदर्शन है, तो इसके कारण क्या है कि आज आज हमारा जो जीवन है वो मानसिक विकारों से ग्रसित होता जा रहा है। उसके बाद में अंत में मैं एक प्रदूषण और पर चर्चा करूंगा, वो है सांस्कृतिक प्रदूषण। हमारी सनातन मान्य जो परंपरा है, नैतिक हमारे जो मान्यताएं हैं, वो सब धूल धसरित हो चुकी है। अंग्रेज 200 सालों तक अंग्रेजों ने इसको चौपट करने में कोई कसर नहीं रखी, और अंग्रेजों के, गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो काले अंग्रेज आए, इन्होंने भी इसको चौपट करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। इसलिए क्या है कि हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, और जिससे क्या है कि हमारा जो जीवन है वो सुखी और समृद्ध हो सके। गुरु महाराज पर्यावरण के साक्षात अवतार थे। उन्होंने जितना पर्यावरण संरक्षण के बारे में गुरु महाराज ने जितने प्रेरक वाक्य किए, जितना जोर दिया, आज तक विश्व में किसी ने नहीं दिया। उन्होंने अपनी शब्द वाणी में कहा, काहे काटी बन रहे हो, पेड़ों को क्यों काट रहे हो। और जो लोग जीवों की हत्या करते हैं, उनके बारे में गुरु महाराज ने कहा, रे रे पिंड से पिंडू, निर्धन जीव क्यों खंडू। और इसमें 5 तत्वों के बारे में मैंने बता ही दिया। और जीवाओं पर जोर करीजे, अंतकाल होइसी वारू, ये 9 नंबर शब्द में उन्होंने कहा। और गुरु महाराज की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमारे समाज के सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए। समय कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय है, उसकी एक सीमा है, समय इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं थोड़े से शब्दों में ही अपनी वाणी को समेटने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं आपको, आपने जो ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद दे रहा हूं। एक थोड़ा सा मैं और विस्तार करना, थोड़ा कहना भूल गया कि अभी जो हमारे समाज की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो पर्यावरण प्रदूषण और पशु पक्षियों की सुरक्षा और हरे पेड़ों की सुरक्षा के लिए जो कार्य कर रही है, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है, उसमें अगर सबसे अधिक अगर बाधा पैदा हो रही है तो वन अपराधियों की बाधा तो है ही, शिकारियों की बाधा तो है ही, और इन दोनों की बाधा है ही। लेकिन इससे भी बड़ी बाधा आज एक ये उत्पन्न हो गई है, विशेषकर हमारा अनुभव बताता है। इस कार्यक्रम में मोखराम जी मौजूद है, हमारी संस्था के जो अध्यक्ष है। हमारा ये अनुभव बताता है कि मैं जब मोखराम जी सक्रिय हुए, उससे पहले 10 साल मैंने कार्य किया। उस समय तक तो ये जो वन अपराध का काम है वो पुलिस देखती थी, वन विभाग नहीं देखता था। लेकिन विगत 15-16 सालों से सरकार ने पुलिस को हैंड फ्री कर दिया और वन विभाग को दे दिया। वन विभाग के पास पहली बात तो साधन नहीं पूरे, दूसरी उनमें कार्य करने की मतलब ऊर्मा नहीं है, अपन जो कह सकते हैं, मतलब इच्छा नहीं है इनमें बिल्कुल भी। और न उनकी इच्छा शक्ति के अभाव में, और उनका जो रुझान है वो वन अपराधियों से अधिक उन शिकार प्रकरणों में, उन अवैध पेड़ कटाई प्रकरणों में कैसे ज्यादा से ज्यादा धन ऐंठा जाए, उसमें रहता है। तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो बाधा आती है, मोटा मोटा मैं यही कह रहा हूँ, जैसे एक शिकार की घटना घट गई, वहां पर वन विभाग का रेंजर पहुंचता है, और रेंजर जब पहुंचता है तो उसकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी ही होती है कि हमारे जैसे कोई जागरूक आदमी वहां पहुंच गया तो उसकी नजर बचा करके, और जो संबंधित गवाह है उसके सादे कागजों में वो साइन करवा लेते हैं, और उसके बाद में उनका सिलसिला शुरू होता है। वो सिर्फ क्या है कि जो भी साक्ष्य हम उपलब्ध करवाते हैं, मोखराम जी वहां पर जाते हैं, जैसे उपलब्ध करवाते हैं, तो उसको तो ले जाना उनकी मजबूरी है। बाकी
अपनी तरफ से पहल करके वो कोई भी साक्ष्य पकड़ते नहीं है। और जितने भी केस है, आज बीकानेर संभाग के अंदर लगभग 2,500-3 हजार आदमी वन विभाग के लगे हुए हैं। बड़ा लंबा चौड़ा इसका अमला है, करोड़ों रुपए का इनका बजट है, लाखों रुपए ये तनख्वाह लेते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि इस संभाग में जितनी भी घटनाएं हैं, जनमानस का इन पर 1% भर भी विश्वास नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर कोई भी घटना घटती है तो वो मोखराम जी के पास आता है, और उसके बाद में उनको जब ले जाते हैं तो हमारा जी जानता है कैसे उनको ले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको वहां ले जाना पड़ता है। उनको ले जाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को फोन करने पड़ते हैं, होप को फोन करना पड़ता है, मुख्यमंत्री के सचिव को करना पड़ता है, वन मंत्री को करना पड़ता है, तब वो वहां खरामा चलते हुए जाते हैं। और वहां पर वो घटने के 5-6 घंटे बाद जाते हैं। और दुर्भाग्य देखो हमारा, यहाँ पर भैरू सिंह जी के शासन काल में यहाँ जितने भी यहाँ वन विभाग के जो अधिकारी लगाए हुए अधिकतर तो मांसाहारी है। तो वो क्या है कि अव्वल तो पहुंचते नहीं, और अगर पहुंचते हैं तो उससे पहले शिकारियों को कह देते हैं हमारे आप थोड़ा इधर उधर। तो ये होता है। उसके बाद में वो क्या कर, जैसे मारा गया हिरण है तो हिरण को हमने इनको पकड़ा दिया। तो वहां अब जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें ये प्रावधान है कि वहां पर जांच अधिकारी घटनास्थल पर जाता है, उसकी ये ड्यूटी है कि वहां वो जाता है तो सबसे पहले वो FIR वहीं बैठकर दर्ज करता है। जो भी चीज वो बरामद करता है, जैसे वो इसने हिरण बरामद किया, छुरा बरामद किया, शिकारी को पकड़ा, तो वहीं पर बैठ करके उसको उसकी फर्द बनानी पड़ती है। घटना स्थल का वो सूरते हाल वहां लिखना पड़ता है, पंचनामा बनाना पड़ता है, सारी चीजें उसको दर्ज करनी पड़ती है। लेकिन वो नहीं करते, मनमानी से नहीं करते, दादागिरी से नहीं करते, न तो वो फर्द बनाते हैं न पंचनामा, किसी प्रकार का कागज नहीं बनाते। वो हिरण को और हमारे द्वारा जबरदस्ती पकड़े हुए सामानों को लेकर के अपने कार्यालय में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में सिलसिला होता है उसका पोस्टमार्टम करवाने का। उसमें पसीने आ जाते हैं। फिर क्या है कि वो पोस्टमार्टम होता है, और उसके बाद में उनका क्या खेल होता है वो सुनिए। अब आप बताओ, ऐसा कोई संसार में कानून है कि प्रत्यक्षदर्शी के बिना मुकदमा चलता हो? लेकिन यहाँ चलता है। प्रत्यक्षदर्शी जो भी गवाह है, जो आई विटनेस है, उनकी वो गवाही नहीं लिखते, वहां नहीं लिखते, और न बाद में लगते हैं। बाद में वो क्या करते हैं, अब हिरण शिकार का 5 साल की सजा। लोग कहते हैं, अब हमारे समाज के हर आदमी मुंह छूटते ही कह देते हैं कानून कमजोर है, कानून कमजोर है, कानून कमजोर है। सलमान खान को 5 साल की सजा कैसे हुई? होता ही है कि ये लोग क्या करते हैं कि बनावटी गवाह बनाते हैं। अपने फॉरेस्टरों को, 1-2 फॉरेस्टर को वो बनावटी गवाह बना देते हैं, फिर कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में जब ये मुकदमा जाता है तो वो क्या करते हैं कि जो गवाह होता है उस गवाह को इतना हैरान करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अब वो जो PA है, बचाव पक्ष का वकील है, उसको 200-400 रुपए दे दे, वो तारीख पर तारीख देता है। वो 2 बार 4 बार 6 बार जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वो छोड़ देता है। और अगर उसकी गवाही होती है तो गवाही में क्या होता है, गवाही में एक भी वन अधिकारी वहां पहुंचता नहीं। वहां न तो वो पहुंचता, न वो पैरवी करता, न वो सरकारी वकील से मिलता। इससे क्या होता है कि वहां का जो वकील है बचाव पक्ष का, वो क्या है कि अब जो गवाह जाता है, उस गवाह का हमें भी मालूम नहीं होता, क्योंकि गवाह को सीधा समन जाता है और वो सीधा ही कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में जाता है तो उसको समझा भी नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो सीधा ही चला गया। तो सीधा चला गया तो उसको क्या है कि उसको गवाही की प्रक्रिया का भी मालूम नहीं। तो वहां क्या है कि बचाव पक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित वो गवाही देता है। तो बचाव पक्ष का जो वकील है वो वही प्रश्न पूछता है जिससे वो मतलब जो घटना का जो असली चित्रण है वो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं आ पाए, कोर्ट के सामने नहीं आ पाए। और इसका नतीजा ये होता है कि वो शिकारी वो बरी हो जाता है। शिकार केस में आज ऐसे ऐसे हमारे पास प्रकरण मौजूद है, एक एक शिकारी 10-10 बार शिकार कर चुका है, वो पकड़ा जाता है, उसकी वो है जो उसकी जमानत हो जाती है। यही हाल पेड़ कटाई के प्रकरण में है। समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आगे आपको मोखराम जी बताएंगे इस संबंध में। मैंने ज्यादा समय ले लिया, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद आपको, पुनः मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद।
जी। धन्यवाद डॉक्टर रामकिशन जी। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आपने व्यवहारिक जो आप लोग जो हमारी संस्थाएं हैं और जो वन्य जीव रक्षक हैं, जो प्रॉब्लम वो धरातल पे फेस कर रहे हैं, चाहे वो कानून की वजह से हो, चाहे कानून के पालन की वजह से हो, चाहे गवाहों की वजह से हो, चाहे वन विभाग की वजह से हो, आपने बहुत ही बखूबी अपना अनुभव आपने सुनाया। उम्मीद है हम सभी मिलके और सरकार पे भी जोर डालेंगे, वन विभाग पे भी जोर डालेंगे। समाज से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे वन्य जीव रक्षक है, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनको वो सपोर्ट प्रदान करें, ताकि वो बार बार उनको गवाही के लिए जाना पड़ता है, अपना काम धंधा छोड़ के जाना पड़ता है, उनको डर भी रहता है, रिस्क भी रहता है, धमकियां भी आती हैं। तो ये सब आपने बहुत अच्छा बताया, राज्य अवरक्ष खेजड़ी की दुर्दशा के बारे में, और आपने खूब बताया और खेजड़ी के महत्व भी बताया। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले मेहमान के रूप में डॉक्टर सुमित जी ढूकिया जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा। आप आएँ और अपने विचार रखें। आपका छोटा सा मैं परिचय आपको मैं बता देता हूँ कि आप पीएचडी है आपने शिंकारा जो अपना हिरण होता है उसी के संरक्षण में और इकोलॉजी में उसका क्या योगदान है, उसमें आपने पीएचडी करी हुई है। आपने अनेकों रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं और 100 से अधिक आपके आर्टिकल और रिपोर्ट और छप चुके हैं। और आप जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू में भी आप काम कर चुके हैं। और वर्तमान में आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के पर्यावरण स्कूल में आप असिस्टेंट, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और साथ साथ में आप जो गोडावन का कंजर्वेशन है, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, और उसको उसका संरक्षण लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके आप कैसे उसका कर सकते हैं, उस पर आप कार्य कर रहे हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और आपसे नमस्कार। निवेदन होगा कि आप भी बताएं कि आपको भी धरातल के जो अनुभव हैं और जो श्रोता जो आपसे ज्ञान ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर। नमस्कार आर के साहब, और इस चर्चा में जुड़े हुए सभी पर्यावरण प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय निकाल के और इस चर्चा में शामिल हुए। और रामकिशन जी ने बहुत गर्वित बातें बताई, धरातल की सारी समस्याएं बताई, कैसे हम मतलब जैसे फेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं उन्हीं की बात के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा, बाकी बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया। मैं करीब 22 साल से पश्चिम राजस्थान में मतलब जोधपुर, नागौर और जालोर और जैसलमेर और थोड़ा बहुत बीकानेर के इलाकों के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में घूमता रहता हूँ, करता रहता हूँ। और पिछले 5-6 साल से बहुत मतलब गहन रूप से हम लोग जैसलमेर के अंदर काम कर रहे हैं, और हमारे साथी राधेश्याम पेमानी यहाँ साथ में जुड़े भी हैं, आज के वक्ता भी हैं। तो इसमें मेरा अपना जो एक मतलब ये समझ लीजिए एक्सपीरियंस है कि हमारी संस्थाओं को मैं मतलब जैसे पॉइंट वाइज आपको बताऊं, हमारी अगर आप ये मान के चलिए कि जब कम से कम 1000 लोग पर्यावरण प्रेमी आज की तारीख में धरातल के ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम इस लड़ाई के अंदर न तो हम खेजड़ी बचा पा रहे हैं, न हम चिंकारा को बचा पा रहे हैं, न हम लोग बहुत अच्छे से किसी भी अपराधी को सजा के अंजाम तक पहुंचा पा रहे हैं। तो हमारे लिए एक ये समझ लीजिए कि वापस आपस में बैठ कर मंथन करने की जरूरत है कि हम या हमारा जो कानून है, वो कानून तो बहुत स्ट्रांग है, पर हमारे कानून के अंदर ऐसी क्या कमियां रह जाती है या केस में क्या कमियां रह जाती है कि हम अपने किसी भी अपराधी को, जिसमें दिन रात हमारे लोग मेहनत करते हैं, उसको हम लोग सजा के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचा पाते। उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखने चाहिए सबको, और हमारे साथी जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हुई है या जो और भी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जितने भी कानून है, वकील भी हमारे साथ में खूब सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनके साथ में बैठ के हम लोग एक अलग से चर्चा करके देखें कि हमारे जो केस बनता है, उस केस के अंदर क्या कमी रह जाती है। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, मैं काफी केसेस के अंदर बीच में मतलब थोड़ा साइंटिफिक रूप से इन्वॉल्व रहता हूँ। तो अगर हम जैसे मोखराम जी और रामकिशन जी और ध्यान से सुनना साहब कि हम लोग जब केस दर्ज कराते हैं, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि उस केस में आप चिंकारा नाम जुड़वाएं, हिरण नाम कहीं मत लिखवाएं। हिरण
एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, और हिरण जो है वो सांबर होता है, चीतल होता है, जो दोनों ही मारवाड़ में नहीं है। हमारे जो धर्म में या जाम्बो जी ने जो कही वो बात जीव रक्षा के बारे में कही, पर उन्होंने ब्लैक बक कृष्ण मृग का नाम लिया और चिंकारा का नाम लिया। ये दोनों हिरण कैटेगरी में नहीं आते, ये साइंटिफिक कैटेगरी। बिकॉज जब हमारे जो वकील लोग कोर्ट में जाते हैं या जो हमारे केस कमजोर होते हैं, उसमें यही होता है कि साहब हमने जिस लाइन पे उनको केस को लेके गए, हम लोग एसीजेएम कोर्ट में या बाकी के कोर्ट में जब हम अपराधी के सामने अपने वकील के दाव सुनते हैं, तो उसमें वो जो आप ये मान लीजिए जो बचाव पक्ष का जो सामने वाला जो वकील होता है वो ये कहता है साहब कि इन्होंने शिकार चिंकारा या हिरण का किया, ठीक है। तो जो आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें हिरण कहीं पे नहीं लिखा रहता है, वो लिखा रहता है चिंकारा का शिकार या ब्लैक बक का शिकार है, या मान लीजिए कोई और भी तीसरा चौथा पांचवा एनिमल है, पर वो हिरण तो नहीं है। तो वो केस वहीं पे खत्म हो जाता है। और उसके बाद में जब एक बार आप देखिए कि कोर्ट के अंदर कोई भी केस अगर एक बार वीक होने लगता है, पर आप ये मान के चलना कि उसको कोई भी अदालत जो है फिर उसको स्ट्रांग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा जो केस डायरी बनी है, जो इन्वेस्टिगेशन जो बनी है, तो इसलिए सबसे ज्यादा हमें वन विभाग के जो अफसर या जो रेंजर या और है उनके साथ में बैठ के बात करके और एक एक लाइन उनसे पूछनी है कि साहब आप लिख क्या रहे हो, ये आप हमें बताओ, उसकी आप हमें कॉपी दो। और हमारे जितने भी गवाह हैं वो गवाह साइन करने के अंदर उतना जोश ना दिखाएं जितना वो एक एक लाइन को पढ़ के आपस में डिस्कस करके कर ले कि केस बनाया क्या। वो उस समय हम लोग ये कहते हैं साहब नहीं इसको बहुत सही किया, बहुत सही किया, और हम लोग उसको जेल भेज देते हैं, ये कर देते हैं, और वहां से वो दूसरे दिन ही जमानत पे आ जाता है, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाता है। तो ऑफेंस कौन सा उसने किया है, उस ऑफेंस का हम कितने साक्ष्य उसके साथ स्ट्रांगली जुटा पाते हैं। एक मैं आपको बताऊंगा, हमारे विनोद जी कड़वासरा आपके विष्णोई समाज के काफी एक्टिव वाइल्ड लाइफ में काम कर रहे हैं हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर, और उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने कई केस बहुत अच्छे तक आगे लेके गए। उनका एक ये कहना है, हमेशा ये रहता है कि साहब आप अगर देखिए कि शिकारी ने अगर बंदूक का शिकार साथ में बंदूक लेके गया है तो आप उसके साथ आर्म्स एक्ट भी लगा दीजिए। मतलब आप उस समय उसके साथ जितने एक्ट आप लगवा सकते हैं आप उतने लगवाइए, न कि उसके ऊपर आप ये मान लीजिए उसके ऊपर चाहे आप दबा डालो या कुछ भी करो या आप गाली गलौज हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन चीजों पर उतना ध्यान न देके आप ये देखिए कि कागज में क्या क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि वो कागज फ्यूचर के अंदर जाएगा। न कोई फोन का फोटो काम आता है, न कोई वीडियो काम आता है। दूसरा, अभी मोखराम जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हर चीज का साक्ष्य जो है वो जीपीएस रीडिंग के साथ में जुटा है। तो जीपीएस रीडिंग वाला जो आजकल बहुत सारी फोन की ऐप आती है, उन ऐप्स के थ्रू आप जो भी कार्रवाई करें, आपके वॉलंटियर जो भी लोग आपके हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको आप बोलिएगा कि साहब एक मोबाइल की कोई भी जीपीएस वाली ऐप एक आप डाउनलोड करके उससे आप फोटो लें, ताकि हम उस फोटो को कभी भी दिखा सकते हैं कोर्ट के अंदर, या कोई भी मांगे कि साहब ये अपराध यहाँ हुआ था या वहाँ हुआ था, वन्य जीव क्षेत्र में हुआ था कि नहीं हुआ था, टेरिटोरी में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो वो जो राजनीतिक सीमांकन उसका जो केस का दर्ज होना है वो उस लोकेशन पे होता है। उसमें भी कई बार, अभी रिसेंटली आपको हो सकता है राधेश्याम जी बताए इस केस को, अभी आपने देखा होगा बनियाना के पास में जैसलमेर के अंदर 4 हिरण जो है वो 2 हिरणों के 3 हिरणों की पेटी मिली है, और एक हिरण का शायद गर्दन या सिर मिला है, और एक जो हिरणी थी वो प्रेग्नेंट मिली है। मैं यह हिरणी वर्ड यूज कर रहा हूँ चिंकारा के लिए। तो एक चिंकारा फीमेल जो है प्रेग्नेंट मिली है, और 12 टांगे मिली है। 12 टांगे मिली है, तो कम से कम 3 चिंकारा तो वो कन्फर्म है। पर ये जो चिंकारा मरे हैं, अब उनका अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि साहब वो थाना कौन सा लगता है और टेरिटोरियल या जोधपुर या जैसलमेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा लगता है। तो जब हमारे कानून के जो रखवाले हैं वो अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि वो इलाका कौन सा लग रहा है, तब आप सोच के देखिएगा कि वो केस किस लेवल पे जाएगा। तो ये चीजों के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हम केस, चाहे वो 5 लाइन का केस बने, वो केस बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए। हमारे पास में आप पुराना जितने भी लॉ से रिलेटेड आदमी है या कोई स्टूडेंट अगर कोई रिसर्च कर रहा है वो आप ये देखिए कि जितने वहाँ पे पश्चिम राजस्थान में केस हो रहे हैं, हर जिले में महीने में कम से कम 1 या 2 केस, या साल में अगर 5 या 10 केस भी हो रहे हैं, उन सब केसों की केस स्टडी देखिए। उनको चाहे आप आरटीआई से वापस उनकी कॉपी मंगवा लीजिए, उन्होंने देखिए साहब इन्होंने क्या क्या केस दर्ज किए थे, कैसे किए थे, कौन सी धाराएं लगाई थी। जनरली सारे के सारे 9 51 जो है वो लगा देते हैं, एक 9 लगा देते हैं और एक 51 लगा देते हैं। 9 और 51 के साथ में और देखिए कोई धारा लग सकती है क्या, कानून के जो जानकार है उनके साथ आप बैठ के देखिए साहब और इसमें क्या लग सकता है, वो चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा, तीसरा एक आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा चल रहा है कि साहब खेजड़ियां कट रही, खेजड़ियां कट रही। मैं इसके अंदर जो कंपनियां हैं उनके भी लोगों से हम लोग काफी डिबेट होती है, उनसे भी पूछते हैं, या जो उनके पर्यावरण की जो रिपोर्टें बनाते हैं उनसे भी हमारा मतलब
किसी न किसी मंच के ऊपर आमना सामना हो जाता है, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप कम से कम इतनी बड़ी जिंदी मतलब मक्खी को तो मत निकली, आपको क्या दिख नहीं रहा खेत के अंदर खेत दिए, आप क्यों काट रहे हो, कैसे काट रहे हो। तो वो एक आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब बड़ी सीड वाला जब आपने मामला देखा तो उसमें आया सब टेनेंसी एक्ट एक है। टेनेंसी एक्ट जो है वो 1956 या 55 या 60 के आसपास का एक्ट है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने मतलब जो खेत मालिक है उसने खेत को किसी एक्स नाम के आदमी को या कंपनी को खेत किराए पे दे दिए। अब वो किराएदार हो गया, वो जो मालिक है मालिक तो मालिक रहेगा और जिसने लिया वो किराएदार हो गया। किराएदार अगर उस जगह पे किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता तो टेनेंसी एक्ट के अंदर जो जो पॉइंट मेंशन है उसके हिसाब से वो कानून चलता है। अब हम इसके अंदर इमोशनल होके और इसको करते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूंगा हमारे इमोशन को हमें कानूनी रूप से स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे पास में आज आपके समाज में या कोई भी जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है, कम से कम 7 से 8 हमारे पास में ऐसे एमएलए हैं जो विधानसभा के अंदर, आज विधानसभा चल रही, आप कल ही उनको बोल दीजिए साहब आप इस पे सवाल उठाइए। मैंने पूछा और मैंने मोखराम जी से पता करवाया, साहब बिहारी लाल जी ने मोखा के विधायक है, उन्होंने ये विधानसभा में सवाल उठाया, ये बहुत जरूरी है। विधानसभाओं में देश की संसद में ये बार बार इस टाइप के सवाल उठाने चाहिए। हमें कोई भी राजनीतिक पार्टी से अपना एफिलिएशन जग जाहिर न करते हुए हमें एक वोटर का अधिकार ये है कि हमारी बात को देश की संसद या राज्य का विधानसभा इतने बड़े जो समस्या है उसके ऊपर हमारी बात का जवाब दे। तो वहां पे ये बात का जवाब आएगा। देखिए विधानसभा और लोकसभा ऐसी जगह है जहाँ पे एक एक शब्द की वैल्यू है, बोलने वाले की और पूछने वाले की, वहां पे लिखा जाता है। और वो आने वाली पूछते हैं उस चीज को पढ़ के याद करेगी, वो कहेगी साहब देखो ऐसा एक सवाल पूछा गया था, इसका ये जवाब दिया गया। तो ये चीजें हमें मतलब उनको पूछनी है। अखबार में हमारे आपके सबके 150 नाम भी अगर आ जाएंगे या अखबार वाले ने पूछ लिया, बहुत रिपोर्ट बना ली, वो रिपोर्टें कोर्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं करती है जब तक कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास में एविडेंस ना हो। तो हमें विधानसभाओं के अंदर ये सवाल उठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि साहब राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1956 का, आज 1956 के पैदा हुए लोग भी 60-70 साल के हो गए, तो हमारे कानून को एक नया मतलब एक वापस उसको रिवाइज करके उसके अंदर कुछ प्रोविजन बढ़ाइए। आज की तारीख में उसमें लिखा हुआ है कि साहब खेजड़ी काट दी या हरा वृक्ष है, उसमें खेजड़ी भी नहीं है, अगर हरा वृक्ष काट दिया तो 100 रुपए का फाइन है। अब आप देखिए जैसे हमारा ट्रैफिक में चालान करता है, जिस समय हमने चालान भर दिया वो हमारा उतना अपराध खत्म हो जाता है। तो वो जो 100 रुपया जिस कंपनी ने दिया, बड़ी सीट के अंदर 280 खेजड़ी कटी थी, कानूनी रूप से कोर्ट ने बोला कि साहब टेनेंसी एक्ट के अंदर 100 रुपया भर जाना बनता है, आप काम पे वो भर दीजिए। कंपनी ने 280 का 100 रुपया जो मल्टीप्लाई करके 28,000 रुपया दिया, कंपनी फ्री हो गई। अब आप सोचिए उसमें हमने क्या पाया, उसमें हमने कुछ कोई भी हमारी खेती में नहीं बची, न हमारा कुछ बचा, पर कम से कम हमें टेनेंसी एक्ट की उन धाराओं का उन गैप्स का पता चल गया। अब आप हमारे जितने भी केस होंगे, आज आप मोखराम जी बहुत दिन रात उसमें लगे हुए हैं, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि वो संपर्क में रहते हैं, सब आज ये हो गया आज ये हो गया। हमारे टेनेंसी एक्ट के गैप्स इतने बड़े हैं कि उसके अंदर वो 100 रुपए में सारे 100% निकलेंगे। तो हम उस चीज को कैसे स्ट्रॉन्ग कराएं, उसके लिए हमें रणनीतिक रूप से एक बहुत अच्छा मतलब जैसे आज आर के विश्नोई साहब अगर आप नोटिंग लगाएं तो आज की चर्चा के अंदर हम लोग 5-10 पॉइंट बनाए, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं सबके लेटरेट्स उन पे लिखवाएं, हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं हम सबको उनको अपील करें कि साहब ये खेजड़ी एक समाज की नहीं है, खेजड़ी मारवाड़ का पैदा होने से लेके अंत किसी भी शख्स का होगा, चाहे वो जन्म में उसका नावण हुआ हो चाहे अंत में उसकी चिता भी जलेगी, खेजड़ी की लकड़ी उसके अंदर जरूर आएगी। तो हमारे लिए जीवन से लेके मरण तक खेजड़ी अगर इम्पोर्टेंट है, हम उस खेजड़ी के पेड़ को ऐसे कटते हुए देख रहे हैं, कहीं आपका जमीर डोलता है कि नहीं डोलता, इस टाइप की हम अगर मार्मिक बातें लिखवाएं, जगह जगह समाज का हर माउस को कहीं ना कहीं जागरण होता है। मैं जैसलमेर के अंदर देखता हूँ या जालोर के साइड के ग्रुप्स के अंदर आता है कि साहब आज यहाँ जागरण हो रहा है या जागरण हो रहा है। हमारे जो जागरण के अंदर कम से कम 100-200-300 लोग बैठते हैं, अगर हमारे उस माइक से भी अगर कोई उन टाइप की लाइनों को बोल दे कि साहब हमें ये चीज लिखवानी है, हमें ये चीज करनी है, क्योंकि हमारे समाज को पश्चिमी राजस्थान का जो हमारा समाज है, चाहे वो कोई भी जाति हो कोई भी धर्म हो, वो बहुत आज भी पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा आप ये समझ लीजिए एकजुट हो सकता है और उसके अंदर अभी भी बहुत ईमान बचा है। चाहे वो उसके अंदर हम कहेंगे साहब वो बहुत करप्ट हो गया, पर अगर आप पूरी दुनिया का या पूरे देश का अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ अभी भी हमारे पास में जो हमारी इथिक्स हैं जो वैल्यूज है वो बहुत स्ट्रांग है। एक अगर कोई हम लोग अपील करते हैं तो आप देखिए कम से कम 100 लोग 50 लोग आपके दूसरे तीसरे दिन आपके वहां पे पहुंचने लग जाते हैं। हमें इन लोगों को सही रूप से आप ये समझ लीजिए गाइड करके और हमारी बातों को स्ट्रांग बना के और कोर्ट के अंदर जाना है। हर न्याय
कोर्ट में मिलेगा न्याय, आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने से कहीं नहीं मिलेगा। हम उसको कुछ भी कर दें, चाहे वो कुछ भी कर दे या वो हमें कुछ कह दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन चीजों को हमें बहुत स्ट्रांगली लेना है। और टेनेंसी एक्ट वाली बात को मैंने जब से टेनेंसी एक्ट पढ़ा है, मैं जोधपुर में रामपाल जी भवाद है, उनसे भी काफी डिस्कस कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं साहब कि इस एक्ट को हमें चैलेंज करना है, और इसके लिए हमारे पास में सक्षम वकील हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। विष्णु समाज भी बहुत स्ट्रांग है, और भी जो भी समाज है जो इस बारे में चिंतित रहता है उसके पास बहुत स्ट्रांग है। कहीं हम लोग एक पीआई लगा सकते हैं क्या? इस देखिए देश के सारे कानून आप देखते हैं एक दिन के अंदर। अब कल आपने देखा पर्यावरण का एक कानून था, सबने हाथ खड़े कर दिए, जैसे क्लास में कोई मॉनिटर पूछता है कहाँ साहब हाँ भरो और हाँ साहब ना भरो, और एक कानून है एक झटके में पास होता है। तो क्या हमारे पास में ऐसे जब ऐसे राजनीतिक पार्टियां अपने कानून अपने हिसाब से पेश और पास करवा लेती है, तो क्या हम एक पीआईएल नहीं लगा सकते? उस पीआईएल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग आप वर्ड्स लिखवाइए, लोगों से लिखवाइए, सारे अखबार की कटिंग लगाइए पश्चिम राजस्थान का। बिकॉज अभी ये मैं सुनने मारू, मोखराम जी भी मुझे परसों बता रहे थे कि 70 कंपनियां तो बीकानेर में आ रही हैं, और वो आप ये मान के चलिए कि आपके मेरे किसी के कहने से रुकने वाली नहीं है। और वो अगर कंपनी आएगी, सोलर प्लेट का सीधा सीधा सिद्धांत है कि जहां उसके ऊपर छाया गिरती है वहां उसका वोल्टेज जनरेशन कम हो जाता है। तो ये सारे बांट के सारे झाड़ के सारे साफ करने वाले हैं। जो किसान इनको लीज पे दे रहा है, क्या हम उसको पूछ सकते हैं कि भाई तुम उसको लीज पे मत दो, उसका कोई दूसरा तरीका निकालो? मैं अभी आपको राधेश्याम जी शायद उसमें कुछ बताएंगे। हम लोग जैसलमेर के अंदर कई किसानों के संपर्क में हैं, कोशिश करते हैं हम उनको बता सकें। हम उनको कहते हैं भाई आप अगर सोलर को ना दो, हम किसी दूसरी कंपनी से आपके लिए बात करें, क्या आप अपने खेत को हमें लीज पे दे दोगे? हम आपका खेत वैसा का वैसा रखेंगे, और उसके अंदर आप घास लगाओ, आप अपने गाय चराओ, आप अपनी भेड़ चराओ, ऊंट चराओ, खेतें रखो, पर आप सोलर को मत दो हमारे पास में। अगर ऐसा या दूसरा ये तरीका है, आज की जो रेट है ये 8,000, 10,000, 20,000, 15,000 जो भी बिका है, आप उसको बोलिए कि बीकानेर में कंपनी आ रही है, जैसलमेर में कंपनी आ रही है, तीसरी जगह पे कंपनी नहीं जाएगी, अजमेर में नहीं जाएगी, भीलवाड़ा में नहीं जाएगी। आप उनको बोलिए 1-1 लाख रुपए बीघा का मांगूंगा ना। भाई आपकी जमीन है, आप मांगने वाले, गवर्नमेंट रेट थोड़ी तय कर रही। जब आप उसका 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जब मांगने लगोगे, तब कंपनी की आंखें खुलेगी, बोलेगी नहीं भाई यहाँ पे तो अब हमें इतना नहीं लेना, हमें मतलब जो है वो थोड़ा देखना है। क्योंकि आप अगर खेत बेचते हो या खेत खरीदते हो तो एक एक खेजड़ी की कीमत खेत के अंदर जुड़ती, और यहाँ हम जो है खेत को लीज पैसे दे रहे हैं। जैसे कल मुझे कोई बता रहा था साहब कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप बीकानेर साइड में खेतों में इन्वेस्ट करिए। मैंने कहा उसमें क्या रिटर्न आएगा कि सोलर कंपनी लेती है और आपको रुपया सैकड़ा ब्याज मिल जाएगा, खेत के मालिक आप रहोगे। तो इस स्टाइल के अंदर दिल्ली में भी आप सोचिए, बातें चल रही है कि साहब बीकानेर जैसलमेर के अंदर खेतों की ये रेटें चल रही है, आप अपना इन्वेस्टमेंट है पैसा को करिए और आप जमीन के मालिक बनेंगे और 12% आपको ब्याज मिलेगा साल का। ये जो ट्रेडिशन है, ये जो आप ये मान के चलिए, ये जो चलन चला है, हमें इस चलन को ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। और इसके लिए अंतर जो है, अंतर मन से हमें आपस में मंथन करना है। 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग जो सीरियसली हर संस्था का, आप मान लीजिए, मैं आर के साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके जो संस्था के पदाधिकारी हैं, 5, 10, 15, वो आपस में सारी संस्थाओं के मिलके और एक दिन आपस में मंथन करके देखो कि साहब अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। संस्थाएं एक दिन में बन सकती है, 5 दिन में बन सकती है, मुद्दे लगभग सबके एक हैं, ऑब्जेक्टिव लगभग सबके एक हैं। तो कुछ हमारा जो कॉमन एजेंडा होता है, जैसे आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एजेंडा के ऊपर, वो पिछले 20 सालों से हम ये देख रहे हैं कि सरकार जो है वो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, वो मल्टीपल पार्टियों का एक ग्रुप होती है। कोई भी आप मतलब आप लोग सब समझ रहे हैं, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। तो हमें उस टाइप का एक के साथ हमारा एक जो है वो 25 संस्थाएं मिलती है, और हमारा एक कॉमन एजेंडा है राजस्थान टेनेंसी एक्ट को चैलेंज करना। उस एक एक्ट के पॉइंट के ऊपर सारी संस्थाएं एक साथ आए, पैसों की किसी के पास में कोई कमी नहीं है, मन की कमी है, आपस में जुड़े, बैठ के अपने दाल बाटी खाओ। और ये वाला जो हमारा केस, अगर हम एक चीज को लेके चलेंगे साहब, हमें टेनेंसी एक्ट को, जैसे अभी आप ये बोल रहे थे हमारे रामकिशन जी के साहब, आप 1 लाख रुपए रेट कर दीजिए, आप बड़े से बड़े उसकी अमाउंट इतनी बढ़ाइए कि कंपनी काटते हुए सोचेगी और कंपनी लीज पे लेते हुए सोचेगी। आज की तारीख में कच्छ के अंदर या तमिलनाडु के अंदर या बाकी कर्नाटक में जमीन कम ले रही है कंपनियां, राजस्थान में क्यों ले रही है? क्योंकि यहाँ पे जमीन सस्ती मिल रही है। जमीन हम सस्ती दे रहे हैं, लालच में हमें आ गया कि साहब हम इस जमीन का क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी और भी वक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, पर हमें 5 से 7 पॉइंट ही रखने हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं रखने हैं। उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट्स बनवा के, और चाहे हाईकोर्ट में हम करें चाहे और करें, अभी मोखराम जी शायद बताएंगे, हाईकोर्ट में ऑलरेडी एक केस चल रहा है विश्नोई समाज के आपकी एक संस्था की तरफ से। उस केस में अगर हम वापस इसमें कुछ पॉइंट जुड़ा देंगे, एक नया वापस एक केस बना देंगे, सिर्फ एक
पॉइंट पे आप केस बना के और उसको आप चैलेंज करवाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और भी मतलब जब भी मौका मिला कि मैं और कुछ पॉइंट्स, और मैं थोड़ा आज लेट जुड़ा क्योंकि आज दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश में थोड़ा फंस गए थे। जी सर। धन्यवाद डॉक्टर सुमित डुकिया साहब। आपने बहुत ही व्यवहारिक बातें बताई जो आपने अपने ज्ञान से अनुभव की, आपने अनुभव से अर्जित करी। और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि जो टेनेंसी एक्ट है वो बहुत ही कमज़ोर है। 100 रुपया तो कुछ भी नहीं है। हमें डेफिनेटली इसको चैलेंज करना चाहिए और पीआईएल भी दाखिल करनी चाहिए। मेरा सभी समाज के ही नहीं, अन्य समाज के भी जो पर्यावरण प्रेमी समाज हैं उनके वकीलों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो इसमें सहयोग करें और हम सब मिलकर इसको चैलेंज करें। समाज की राजनेताओं से भी मेरा निवेदन रहेगा, समाज के पूरे समाज से निवेदन रहेगा कि हम राजनीति से ऊपर उठ के, वोट की पार्टीबाजी की राजनीति से ऊपर उठ के हम इस ओर जरूर ध्यान दें और हम उनको मजबूर करें, सरकार को मजबूर करें कि भी इसमें बदलाव लाएं। अब जैसे बात चलती है अभी पिछले कुछ दिनों से कि भी एक पेड़ की कीमत शायद सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने भी निर्धारित करी है कि 75,000 रुपए एक पेड़ की कीमत होती है। तो एक खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष है, जो इतना 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 महत्व वाला शमी वृक्ष है, जिसकी बड़ी आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, सामाजिक महत्व है और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी, जीव रक्षा के, जीव दया के हिसाब से भी और इवन किसानों की आजीविका के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है तो फिर तो वो कैसे कैसे बच पाएगा, वो कैसे बच पाएगा। और हमारा समाज के वो वीर जिन्होंने इसके लिए बलिदान भी दिए, तो आज वो पुनः समय आ गया है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। आज हमें शायद बलिदान की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम अपना बाकी अन्य सहयोग दे सकते हैं, हम आर्थिक सहयोग दे सकते हैं इसके बचाने के लिए जो भी योद्धा आगे आ रहे हैं उनको, और केस लड़ने के लिए भी। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अक्षय ऊर्जा के नाम पे सरकार भी जो है वो पेड़ों को कटवा रही है और कंपनियां भी अपने स्वार्थ के लिए काट रही हैं, लोग भी अपने खेतों को किराए पे दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सुझाव दिए कि वो अपने खेतों का रेट बढ़ाएं, या समाज की संस्थाएं हैं, समाज के जो भामाशाह हैं वो भी आगे आए और वो उनको अडॉप्ट करें, उनको वो गोद लें उन खेतों को। और उनकी कोई बहुत बड़ी पेमेंट नहीं है। आज हम लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं मंदिर के निर्माण के लिए, तो क्या हम जीवों को बचाने के लिए उन जमीनों को हम नहीं ले सकते हैं लीज पे, जहां हम वन्य संरक्षण के बायो बोटानिकल गार्डन बन सकता है, वन्य जीव का रेस्क्यू सेंटर बन सकता है, गाय माता के चरने के लिए गोचर की तरह बन सकती है। तो सब कुछ संभव है। तो बहुत ही आपने अच्छा सुझाव दिया डॉक्टर साहब, बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे उम्मीद है कि समाज की सभी संस्थाएं इकट्ठी आके, एक आके आपसी मतभेद को मुंह भुलाकर और इस बड़े बहुत ही गंभीर मुद्दे को आगे बढ़ाएं। और वरना तो फिर हम कहने के लिए हम जीव रक्षक भले ही बने रहे, लेकिन अगर हमारे रहते हुए खेजड़ियां कट रही है, वह दिनों दिन कट रही हैं, वन्य जीव मर रहे हैं, तो फिर उसका इतना फायदा नहीं होगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें कानून का सहारा भी लेना है, कानून को अध्ययन करना है। आज के समय में कानून के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो कानूनविद है वो समाज के वो लोग आगे आए, वो सहयोग करें और हम जीव रक्षक भी हम कानून का अध्ययन करें और कानून का सहारा लेके ही हम आगे बढ़ें। और तो उम्मीद है कि इसमें कुछ सुधार आएगा। धन्यवाद डॉक्टर सुमित जी। मैं अगले वक्ता के रूप में श्री मोखराम जी धानिया साहब से मैं निवेदन करूंगा। और श्री मोखराम जी धानिया साहब मूलतः सावंसर गांव के रहने वाले हैं। श्री राम स्वरूप जी धानिया के सुपुत्र हैं और आप 2015 में राजस्थान सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। आपने शहीद निहाल चंद जी का जो शहादत थी वो अपनी आंखों के आगे आपने देखी और आप उससे प्रेरित होके आपका भी उसमें नाम फंसाने की कोशिश की गई और आपका भी पुलिस वालों ने जो है ना वो नाम आपका झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, लेकिन आप डटे रहे और आप आज भी इस चीज के लिए डटे हुए हैं और अपना पूरा समय आप इसमें दे रहे हैं। आप जैसे जीव रक्षक का पर हमें गर्व है, हमें नाज है
और हम आपका स्वागत करते हैं मोखराम जी दानिया साहब। आपसे भी निवेदन है कि आप अपना अनुभव साझा करें और आप बताएं कि कैसे जीवों की रक्षा हो सकती है प्रभावी तरीके से। इसमें आपको बाकी लोग और समाज और सरकार इसमें क्या सहयोग कर सकती हैं। आप का स्वागत है मोखराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है अर्का साहब, आपका सभी को मेरा नमन प्रणाम, हार्दिक शुभकामनाएं। आज जामवाणी साहित्य अकादमी की तरफ से विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर ये आयोजन जूम मीटिंग का रखा, इसलिए जामवाणी साहित्य अकादमी का बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं और सभी पर्यावरण प्रेमियों को मेरी तरफ से नमन प्रणाम। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी कार्मिक बातें बताई। इस प्रकृति को बचाने के लिए आगामी क्या करना चाहिए, फिलहाल अभी क्या हो रहा है, इन सभी को लेकर के सुमित जी ढोकिया साहब, रामकिशन जी डेलू साहब, आरके साहब, आप सभी ने अच्छा विचार साझा किया, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। मैं सुमित जी की बात पर सहमत हूं कि सबसे पहले वन और वन्य जीव कानून का संशोधन होना अति आवश्यक है। इस कानून के संशोधन के लिए अखिल भारतीय विश्नोई महासभा, जामवाणी साहित्य अकादमी, इनके नेतृत्व में सभी संस्थाएं जुड़ करके एक राय एक मन होकर के, चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे आंदोलन करना पड़े, और सभी विधायक महोदय, मंत्री महोदय, चाहे वो विश्नोई समाज से हैं, वो सभी दूसरे अदर समाज के भी विधायक महोदय, मंत्री महोदय को साथ जोड़ करके, साथ लेकर के इस प्रकृति को बचाने के लिए कानून का संशोधन अति आवश्यक है। कानून जैसे राज्य वृक्ष खेजड़ी राजस्थान में राज्य वृक्ष घोषित कर दिया, कानून के पीछे जीरो है। टेनेंसी एक्ट 1955 का बना हुआ है। आज के समय में और 1955 के समय से आंकड़ा लगाए तो भी लाखों रुपए जुर्माना होता है। वन्य जीव शिकार संबंधित जितनी घटनाएं होती है, ये 7 साल की सजा से कम सजाओं के अंदर गिरफ्तारी करने का भी प्रावधान नहीं है। अपने साथ में बहुत सारे वकील से एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं। इन सभी से निवेदन करेंगे कि बुद्धिजीवी लोग जुड़ करके और इस कानून में संशोधन के लिए आज से ही कार्य शुरू करें। आगामी चुनावी मौका है, घोषणा पत्र में भी शामिल करें कि वन और वन्य जीव कानून में संशोधन हो। जैसे राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटने से आज के समय में कोई नहीं हिचकता है, खुलेआम उसको कटान करके डाल देते हैं। प्रशासन का कोई भय नहीं, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण प्रेमियों का भय है कि विश्नोई समाज यहां नहीं पहुंच जाए, यहां कोई आंदोलन खड़ा ना हो जाए, उसकी ओर प्रशासन की नजर रहती है, जो कि ना तो भूमाफियाओं के खिलाफ अगर प्रशासन सक्रिय होता तो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई नहीं होती। खाली पेड़ों की कटाई ही नहीं, जब बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई होती है तो वहां पर कितने असंख्य जीव जंतुओं की मौत हो जाती है, उनका आश्रय नष्ट हो जाता है, उनका घर बिखेर दिया जाता है। एक खेजड़ी के पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में पक्षी, कीट पतंग, वन्य जीव, जाने अनजाने पता नहीं कितने तरह के जीव जंतु वहां निवास करते हैं।
उनका आश्रय नष्ट हो जाता है। किसान आज से पूर्व 300 साल पहले 363 शहीदों ने अपना बलिदान दिया। उन सभी बलिदानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका हम आज भी विश्व में जगह जगह नाम लेते हैं कि 363 लोगों ने पेड़ों के प्रति, राज्य वृक्ष हरी खेजड़ियों के प्रति अपना बलिदान दिया। और वन्य जीवों के प्रति भी काफी लोगों ने बिश्नोई समाज के अलावा भी अपने प्राण न्योछावर किए हैं। अपने प्राणों की आहुति देकर वन्य जीवों को, प्रकृति को बचाने का प्रयास किया है। हमने तो ऐसे ऐसे उदाहरण आंखों देखा है। हमारे प्रिय आदरणीय निहाल चंद धारणिया हमारे आंखों के सामने क्रूर शिकारियों ने बंदूकी गोलियों से शिकार करते हुए हमारे शहीद निहाल चंद धारणिया को भी शहीद कर दिया। जैसे नोखा के अंदर हमारे पुलिस के कांस्टेबल उमाराम और सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। उन बलिदानों को याद रखते हुए अपने को एक मन एकचित होकर के इन प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत बड़ी महामारी आई, सब लोगों को सबक सिखाया कि पर्यावरण क्या होता है, प्रकृति क्या होती है और वन्य जीव क्या है। इन पर लोगों ने बड़ी गौर से भी देखा। कुछ लोगों में सुधार आए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को भी लगाए जा रहे हैं वन्य जीवों को बचाने में। आज अपने बिश्नोई समाज के साथ 36 कौम के लोग जुड़े हुए हैं। हमने 2011 में जीव रक्षा संस्था बीकानेर नाम से रजिस्ट्रेशन हुई। हमारी संस्था के साथ में 36 बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग शिकारियों के साथ रहते थे, शिकार करते थे, उन लोगों ने अपने समाज से, आप सभी के सहयोग से प्रेरणा लेकर के आज वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशा तक छोड़ दिया। तो मैं ढौकिया जी से भी निवेदन करूंगा कि जो आपने बात बताई कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार भी हो, राज्य वर्ष हरी खेजड़ी बचे, इनसे अपने को कितना कुछ मिलता है। खेजड़ी सबको देती है, चाहे वो किसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, सबको इस राज्य वर्ष खेजड़ी से मिलता है। अब राज्य वर्ष खेजड़ी घोषित कर दी, कानून 0। राज्य पशु चिंकारा हिरण को राज्य पशु घोषित कर दिया, कोई सजा नहीं। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिनको राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया, लेकिन कानून के बदले 0 है। 50-50 मोरों की हत्याएं एक साथ हुई है। शिकारियों ने ऐसी ऐसी करतूतें अपना ली कि जहरीला चूगा डाल करके पक्षियों का शिकार करते हैं। श्री कोलायत में, सेरुना में 50 से अधिक मोरों का शिकार हुआ, लेकिन ठीक दूसरे दिन जमानत हो जाती है। मेरे से पूर्व रामकिशन जी ने, सुमित जी, ढोकिया साहब ने बातें बताई, इसलिए मैं ज्यादा दोहराना नहीं चाहूंगा। अब जो धरातल पर अड़चने आ रही है, इसमें सर्व समाज को साथ लेकर बिश्नोई समाज को, प्रत्येक मानव मात्र को अपनी जिम्मेदारी निभानी अति आवश्यक है। क्यों निभानी अति आवश्यक है? गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपने नियम के अंदर शामिल कर दिया कि जीव दया पालनी रूख लीला नहीं घावे। अगर अपने को नियम का पालन करना है तो मानव मात्र बिश्नोई समाज के जिए जन्मे सभी के लिए लागू है कि जीवों पर दया करो और हरे पेड़ों को मत काटो। अगर काट रहा है तो उसको रोको और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाना, ये संस्कृति, प्रकृति को बचाना, ये अपना धर्म है।
अपने को खुद को तो प्रत्येक परिवार को आगे आना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। जहां कहीं भी विरोध प्रदर्शन आंदोलन हो, जीवों के प्रति पेड़ों के प्रति एकजुट बिना बुलाए घर से नर नारियों समेत शामिल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई विभाग हो, ये सिर्फ आंदोलन से ही थोड़ा बहुत दबते हैं। जो कुछ करते हैं वो आंदोलन के आधार पर होता है। अगर कोई चीज चर्चित नहीं हुई, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, तो वो मामला वहीं दब जाता है। सोलर कंपनी 2 सालों से यहाँ बीकानेर में चल रही है। जैसे जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, सब जगह पेड़ों को धराशायी किया है। बीकानेर में जहां जैमलसर, कामनी, नालबड़ी, किरोई में और बीकानेर के पास जामसर, जगदेवाला, यहां से होते हुए ये खाजोवाला, छतरगढ़ की तरफ लगातार प्लांट लगते जा रहे हैं और लाखों की संख्या में पेड़ काट करके और चूना भट्टियों के हवाले कर दिया है। इसके अंदर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जहां मौके पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, प्रशासन मजबूर हो जाता है, तब कानूनी कार्रवाई करते हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी को नहीं काटना चाहिए। इनके लिए सख्त से सख्त कानून हो, लाखों रुपए का जुर्माना हो, पूर्णतया प्रतिबंध हो, तब ये खेजड़ी बचेगी, प्राकृतिक बचेगी। प्राकृतिक बचेगी तो हम सब बचेंगे। तो मेरा आग्रह रहेगा, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा, समस्त जितनी भी संस्थाएं, जितने भी संगठन, जितने भी राजनेताएं हैं, चाहे वो किसी पार्टी से क्यों ना हो, जैसे हमारे आदरणीय बिहारीलाल जी विधायक नोखा काफी बार विधानसभा में वन और वन्य जीवों के प्रति बोलते हैं। वे बातें वहां दर्ज होती हैं, प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है, सख्ताई से काम होता है। इसी तरह प्रत्येक विधानसभा में पूरे भारत में, चाहे वो किसी बिरादरी से हो, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए मुद्दा उठाएं, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो। ये बात सुमित जी ने बहुत अच्छी बताई कि प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा में जब मुद्दा उठेंगे, बिल्कुल कानून का बदलाव होगा और इस पेड़ काटने वाले, वन्य जीव शिकार करने वाले पर सख्ताई से कार्रवाई होगी। अभी रामकिशन जी ने बताया कि 5 साल या 7 साल की सजा होती है। इसमें गिने चुने लोगों को ही, मेरे ध्यान में सैकड़ों मुकदमे हमने दर्ज करवाए। हम जब घटना होती है तब मौके पर जाते हैं, शिकारियों से लोहा लेते हैं, उनके बाद में शिकारी को संरक्षण देने वालों से हम लोहा लेते हैं, फिर ऊपर राजनेताओं का दबाव होता है, किसी प्रतिनिधि का दबाव होता है। इन सब को दरकिनार करते हुए हम बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, तब जाकर के मुकदमा होता है। और मुकदमा करते हैं, फिर भी उस कानून, जितना कानून है, उन कानून को भी दरकिनार करते हुए शिकारियों की मदद प्रशासन कर रहा है। अगर प्रशासन मदद नहीं करे, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, तो शिकारियों में खौफ पैदा हो जाता है। आज से लगभग 15 साल पहले प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में 25-30 घटनाएं होती थी। आज एक वर्ष में 5 या 7 घटनाएं होती है। ये प्रभाव सिर्फ बिश्नोई समाज का है
समस्त पर्यावरण प्रेमी वन्य जीव प्रेमियों का है। प्रशासन पहले इसमें कार्रवाई तक नहीं करते थे, घटना स्थल पर नहीं पहुंचते थे। आज घटना हुई है, दूसरे दिन मौके पर जाते थे। ये इसी प्रक्रिया हम मेरी आंखों देखी है। उसके बाद में प्रशासन संज्ञान लेने लगा, सख्ताई से काम करने लगा। पुलिस विभाग में कार्रवाई होती रही 2013 तक। उनके बाद में राज्य सरकारों ने निर्देशित कर दिया कि इसके लिए विभाग अलग से बना हुआ है, तो वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। वन और वन्य जीव सिर्फ वन विभाग ही करता है। मेरा निवेदन राज्य सरकार से, जो बैठे हुए मंत्री हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा हो, चाहे जामवाणी साहित्य अकादमी हो, तुरंत प्रभाव से ये तो लागू होना ही चाहिए कि पुलिस में भी केस दर्ज किया जाए। राज्य वर्ष खेजरी कटती है, पुलिस कहती है हम कार्रवाई नहीं कर सकते, वन विभाग कहते हैं हम कार्रवाई नहीं कर सकते, राजस्व विभाग ही करेगा। पिछले दिनों में नाल बड़ी किरोई में हमने हजारों खेजरियों के ढेर जगह जगह राजस्व विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग को साथ ले जा करके और पकड़वाई। सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खड़े रहे। प्रशासन मौके पर आया, कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया, फिर भी वो प्रशासन सोलर कंपनियों से दबे हुए वहां पर कोई कागज नाम की चीज नहीं बनाई। वापिस लौट आए बीकानेर। ज्यादा हमने बोल करके कहा कि सर मौके पर ही कागज बनाओ, मौका पंचनामा फट जब्ती घटना स्थल पर बना करके इस पर्यावरण प्रेमियों को पढ़ करके सुनाओ और हम सभी का हस्ताक्षर कराओ। तो नायब तहसीलदार जी ने कहा चुप रह जाओ, वरना आपके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा कर दे। मैंने कहा साहब, चाहे राजकार्य में बाधा करो, चाहे SC ST का करो, चाहे गाली गलौज का करो, हम उसके लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हमारे को चाहे प्राण देकर इस खेजरियों को बचाना पड़े, चाहे मां अमृता देवी विश्नोई का बलिदान दोबारा दोहराना पड़े, लेकिन इस पेड़ों को नहीं कटने देंगे, इस प्रकृति को नहीं उजड़ने देंगे। तो वहां से चुपचाप प्रशासन मौके से वापस आ गए। ठीक दूसरे दिन कलेक्टर साहब से फिर मिले, तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, साहब मौके पर क्या किया गया। तब कलेक्टर साहब ने जा करके SDM साहब को फोन करके कहते हैं आपका हल्का पटवारी कहाँ था, मौके पर क्यों नहीं गए। कैसा, वो तो बाहर मेले गए हुए थे। किसको पूछ के गए, तो SDM कलेक्टर साहब को जवाब देते हैं सर वो बिना पूछे ही गए। तब आदेश करते हैं कि चार्जशीट दी जाती है। चार्जशीट का वो तुरंत जवाब दे देगा, कुछ नहीं होता चार्जशीट से। आज वो ठीक वहीं सोलर कंपनी द्वारा प्रेरक ग्रीनटेक सोलर कंपनी कामनी में है, वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग तीनों ने मिलकर के वो खेजड़ी के पेड़ों को हजारों की संख्या में मौके पर पड़ी है, उनको आज जब्त 2 दिनों से किया जा रहा है। लेकिन संसाधन सोलर कंपनियों से लिया गया है। 9 ट्रैक्टर सोलर कंपनी में उपलब्ध कराए, लेबर सोलर कंपनी में उपलब्ध कराई, JCB सोलर कंपनी में उपलब्ध कराई। लेकिन राजस्व विभाग 2-3 दिनों से पहले ही कह रहा है कि वहां मौके पर खेजड़ी काटी गई है, पता नहीं किसने काटा है, कहां से आई है, कौन डाल के गया है। अब वो जो जब्त करी है उसमें परिवहन करने के लिए वो सोलर कंपनी सबसे आगे खड़ी है, फिर भी कार्रवाई नहीं। खुले आम कानून का उल्लंघन, अपने पद का दुरुपयोग, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे वो SDM हो, चाहे वो नीचे सिपाही छोटा कर्मचारी क्यों ना, सभी का एक मत है, अपने को कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। इसलिए पेड़ और प्रकृति नहीं बचेगी। इसके लिए अपने सभी को, सर्व समाज को साथ लेकर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रत्येक जिला, प्रत्येक तहसील, ग्राम इकाई तक
ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब कानून में संशोधन होगा, सरकारों में खौफ होगा और ये पर्यावरण और पेड़ पौधे प्रकृति को बचाया जा सकेगा। वरना ये प्रकृति पर्यावरण और वन्य जीव नहीं बचेंगे, क्योंकि हमने 30 सालों से राम किशन जी डेलू साहब और ऐसे ऐसे पर्यावरण प्रेमी सर्वे समाज के लोग जैसे राधे श्याम जी पेमानी साहब है, प्रतिदिन बात होती रहती है ऐसे लोगों से कि वो से जुड़े हुए हैं और जागरूक करते हैं। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा कि अपने को ज्यादा लंबी बातें करने में सार वश बात वही है कि प्रत्येक विश्नोई के जय जन में बंधुओं को पर्यावरण वन्य जीवों के लिए जुड़ना होगा, धरातल पर उतरना होगा और इस कानून में संशोधन करना होगा। तब प्रशासन और राज्य सरकारें जागृत होगी और इन पर रोक लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं जामानी साहित्य अकादमी को, जिन्होंने हमारे को बोलने को समय दिया। आपने कार्यक्रम रखा, इसलिए आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मोखराम जी। आपने जो धरातल पे जो आपको समस्याएं आ रही है और आपने बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव दिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो राष्ट्रीय पशु चिंकारा है, जो राज्य पेड़ जो है वो खेजड़ी है, जो राज्य पशु चिंकारा है, और जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए सरकारें तो लगता है इनको राज्य पशु और पक्षी घोषित करके ही अपने आप को इतिश्री कर ली है। वो सोचती होंगी कि बहुत बड़ा हमने काम कर दिया, और लेकिन इसके बाद में ज्यादा दिक्कतें आ रही है, इसके बाद में इनका ज्यादा शिकार हो रहा है, ज्यादा इनकी दुर्दशा हो रही है। तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि भी हर एक बिश्नोई का ये धर्म बनता है कि वो इसके लिए हर संभव कोशिश करे। कानून में बदलाव के लिए, कानून में संशोधन के लिए, नए कानून के लिए एकजुट होकर सभी कोशिश करें। अपने राजनेता हैं वो कोशिश करें, धर्मगुरु है वो कोशिश करें, जो MP MLA सबको हम मजबूर करें। और हमारे कैसे भी चाहे विचारों में, दूसरों में विचारों में भेद हो, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के रूप में इन वन्य जीवों और पेड़ों को बचाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा और प्रशासन को मजबूर करना पड़ेगा। आप पर बहुत गर्व है हमें श्री मोखराम जी की, आप अपनी जान की परवाह किए बिना भी आप मैदान में डटे रहते हैं, और आपके ऊपर अनेकों केस हुए हैं और आगे भी केस होने का डर आपके ऊपर रहता है, लेकिन आप उससे घबराते नहीं हैं। और बिल्कुल सही कहा कि हमें नए पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन अकेले नए पेड़ लगाने से क्या होगा? जब इतने सदियों पुराने पेड़ कटते रहेंगे तो उनको कैसे हम पहुंच पाएंगे, उनको कैसे हम उनकी उनकी पूर्ति कैसे कर पाएंगे? तो हमें उस ओर भी ध्यान देना है और हमें हर तरीका अपनाना है, कानून का, आंदोलन का, जागृति का, हमें एकता का, सारे हमें तरीके अपनाने हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोखराम जी। आपके विचार जान के हमें अच्छा लगा और प्रेरणा भी प्राप्त हुई और काफी नई चीजें भी पता लगी। मैं अगले वक्ता के रूप में श्री राधे श्याम जी पेमानी साहब को बुलाना चाहूंगा। आप युवा वन्य प्रेमी हैं, आप जैसलमेर जिले के रेगिस्तान से आते हैं और आप अपने जी जान से आप वहाँ के जो राज्य पक्षी गोडावण है उसको बचाने में, शिंकारा को बचाने में, जो भी वन्य पक्षी हैं, चाहे गिद्ध हो चाहे गोडावण हो, हमारा जो विदेशी मेहमान है गोडावण, जो अपनी ये क्या कहते हैं उसको, कुर्जा है, उसको बचाने में आप लगे रहते हैं। और आपके जो प्रयास हैं, आप जागरूकता के लिए आप अखबारों में भी छपाते हैं। आप डॉक्टर सुमित जी ढूकिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा पर्यावरण सेवक हमें तैयार करके दिया और उसकी आप मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है राधे श्याम जी, आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। आप युवा हैं और आप ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी आप वन्य पेड़ों और जीवों को बचाने में जुटे हुए हैं। आपका स्वागत है। आपसे हम सुनना चाहेंगे कि आप
धरातल पे जो काम करते हैं उससे हम क्या प्रेरणा लें और क्या दिक्कतें आ रही है उसको कैसे निपटा जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण और प्रभावी तरीके से हो सके। राधे श्याम जी। धन्यवाद आर के साहब। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नमन प्रणाम। मैं पिछले 8 साल से वन्य जीव संरक्षण का प्रयास करता हुआ आ रहा हूँ। मुख्य रूप से सभी बिश्नोई काफी पर्यावरण संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं और जब से मैं वन्य जीव संरक्षण का काम मैंने शुरू किया तब से मैं कई जीव विज्ञानी लोगों के साथ जुड़ा भी हूँ। तो तब से अभी कुछ ऐसा देखने को आ रहा है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ जो इनको जीव जंतुओं को बचाने का तरीका है वो कहीं न कहीं ठीक नहीं लग रहा है। कि जैसे अभी लोग सभी एक अंधी भागदौड़ में चल रहे हैं कि हम सभी वन्य जीवों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो मैंने भी बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं पर उसमें पूरे पूरे प्रयास किए उनको बचाने के, फिर भी रिजल्ट है वो 20% भी बड़ी मुश्किल से मिल पाया है। और जब इनका यही जो आंकड़ा वन विभाग की तरफ से देखें तो मुश्किल से 10% तक जाएगा। तो फिर बाद में काम करते करते हमें ये सीखने को मिला कि कुछ हम ऐसा प्रयास करें ताकि वन्य जीव घायल नहीं हो और उनको रेस्क्यू करने की नौबत ही नहीं आए, क्योंकि रेस्क्यू करने से रिजल्ट कुछ है नहीं। और ये जो जंगली जानवर ऐसे होते हैं कि वो शौक में आने के बाद में उनकी मौत हो जाती है। तो मुख्य कारण तो ये रहता है कि आवारा कुत्ते आजकल इतने बढ़ गए हैं, वो हर जगह इन वन्य जीवों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरा मोगराम जी बता रहे थे कि उनकी और हमारी बात होती रहती है, तो यही है कि एक दूसरे के दुख है जो आपस में शेयर कर रहे हैं। वैसे उनके एरिया में भी सोलर की समस्या है, वैसे ही जैसलमेर जिले में बहुत ज़्यादा समस्या इधर भी है। तो सोलर कंपनियों ने कई सारे जो पेड़ है वो नष्ट कर दिए। पेड़ इसमें सोलर कंपनी तहसीलदार या एसडीएम से 10 पेड़ काटने की परमिशन लेता है और उन 10 पेड़ की परमिशन की आड़ में वो हजारों पेड़ काट देते हैं रात-रात में। 10 पेड़ काटे, उनको दफनाए, फिर अगले दिन और पेड़ काटे, उनको गाड़ दिया। फिर जब भी उन पे अगर हमारे जैसे लोग हैं वो आंदोलन करके या फिर उन तक पहुँचते हैं, तब बताते हैं हमारे पास 10 पेड़ों की परमिशन है और हमने 10 पेड़ ही काटे हैं। और बदले में स्थानीय लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम 1 पेड़ के बदले में 10 पेड़ लगा देंगे और उन 10 पेड़ वो 10 पेड़ इस 1 पेड़ की पूर्ति नहीं कर पाएगा और अ, वो 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ का झांसा देके कई सारे पेड़ काट देते हैं। और उसके अलावा मैं जिस एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ वहाँ पर सिर्फ उसी क्षेत्र के अंदर जो हमारा राज्य पक्षी है गोडाउन, वो उसी एरिया तक ही सीमित रह गया है। और पहले जोधपुर, बीकानेर, बाकी कई इलाकों में भी इनका विचरण क्षेत्र हुआ करता था। तो दूसरी तरफ सॉरी ये राष्ट्रीय पक्षी बनने वाला था और इसके नाम के अंदर अंग्रेजी के नाम के अंदर बस्टर्ड जो गाली होती है उसी कारण इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो उस भागदौड़ में ये पीछे रह गया। तो अभी गवर्नमेंट और राज्य सरकार और केंद्र सरकार बता रहे हैं कि हम गोडाउन संरक्षण के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे ज्यादा ये सोलर और जो विंड पावर है, ये हाई टेंशन वायरों से जो इतने सारे पक्षी है जो इन करंट से टकरा के मर रहे हैं और इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार दोगलापन खेल रही है हमारे साथ। और इन्हीं सोलर कंपनियों के अंदर जैसे जैसलमेर जिले में एक पिछले कुछ दिन पहले एक घटना है जिसमें एक सोलर की बाउंड्री के अंदर 8-10 हिरण है वो बाउंड्री के अंदर मारे गए। तो हम कलेक्टर तक गए, एसडीएम साहब ने लेटर भी निकाला। लेटर निकालने के बाद एक टीम बनाई, टीम के अंदर
वन विभाग और पटवारी और लोकल वॉलंटियर और जो उनकी टीम के जो लोग हैं, तो उस टीम के अंदर वन विभाग एक सामंजस्य बिठा ही नहीं रहा है कि जब पटवारी आता है तो वन विभाग इनकार कर देता है, जब वन विभाग तैयार होता है तो वो कंपनी है जो मना कर देती है एंट्री करने से। तो अभी भी लेटेस्ट अभी भी वहां का आंकड़ा है कि वहां पर उसी बाउंड्री के अंदर वन्य जीव है जो फंसे हुए हैं, और जो पहले जो चिंकारे मारे गए हैं उनके अंदर बाउंड्री के अंदर फंस के, न तो उन पे कुछ कार्रवाई हो पाई है। और आज की तारीख में भी 1 साल, शायद 1.5 साल बीत रहा है, 1.5 साल तक वन्य जीव उसके अंदर कैद है, धीरे धीरे वो मर रहे हैं और अभी भी उसके अंदर कैद है। अभी भी जो डिपार्टमेंट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो धन्यवाद। मैं वक्ता तो नहीं हूँ, पर विनोद जी ने और आर के साहब ने जैसे बोला है तो मैंने प्रयास किया जो कुछ कहने का। और सभी का धन्यवाद, जामवाणी साहित्य अकादमी का धन्यवाद जो हमें बोलने का मौका दिए। धन्यवाद राधेश्याम जी। आपने बहुत अच्छा बोला और हमें ज़्यादा भाषण की जरूरत नहीं है इस समय। तो आप जैसे कार्यकर्ता की जरूरत है जो धरातल पे काम करता है, ऐसे ही सभी कार्यकर्ता जब मिलेंगे होंगे तो ही ये काम हो पाएगा। आपने बड़ा अच्छा आपने डाटा बताया कि हमें ठीक है रेस्क्यू हमें करना चाहिए, लेकिन रेस्क्यू में जो है ना वो जीवों का जो बचाव है वो उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कि अगर हमारा समाज के द्वारा हम बचाते हैं तो 20% है, सरकार के द्वारा वो 10% ही है, और वो भी बाद में एडजस्ट हो नहीं पाते हैं उस तरह से। तो मेरा भी आपकी तरह सुझाव है कि हमें अकेली जीव रक्षा पे ध्यान देने की बजाय हमें जीव दया पर भी ध्यान देना है। जाम्बू जी का जो शिक्षा थी, जो जीव दया पे उन्होंने बड़ा महत्व दिया था कि हम कैसे करें कि ये हमें रक्षा वाली नौबत ही ना आए। हमें ठीक है हम खेजड़ी कटने के बाद में हम वहां जाते हैं, शिकार होने के बाद हमें जाते हैं, हमें जाना भी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा उससे पहले भी ये देखना पड़ेगा कि ये ऐसी नौबत ही क्यों ना आए। हमें उस ओर भी ध्यान देना है, हमें सभी समाजों का सहारा लेना है। कंपनियों का उदाहरण आपने बड़ा अच्छा बताया कि कंपनियां कानून का दुरुपयोग करती है, वो परमिशन 10 पेड़ों की लेती है लेकिन काट 1000 देती है। तो हमें उनका भी इस तरह से जो है ना वो उसका उनको रोकना होगा, और इसमें सारे समाजों का हमें सहयोग लेना होगा। ये सभी का कर्तव्य बनता है, और हम सब मिलके करेंगे, सबका सहयोग लेंगे। जितनी भी समाज की संस्थाएं हैं, बाहर की संस्थाएं हैं, राजनीतिक है, धर्मगुरु है, जीव रक्षक है, पर्यावरण प्रेमी है, और इसको हम अधिक से अधिक प्रचार करके भी हम अखबारों में छपा के जो भी घटनाएं होती है उनका, ताकि लोगों को तक बात पहुंचे, सरकार तक बात पहुंचे। और हमें PIL दाखिल करनी पड़ेगी, हमें सभी जो सरकारी विभाग हैं वहां तक हमें जाना पड़ेगा, हमें जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वहां तक भी हमें जाना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही बताया कि जो विभाग है उनमें आपस में सामंजस्य है नहीं, और नैतिकता रही नहीं है कि वो अपने आप उसको रोकें। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और तो ये आज का जो विचार हमें रखा, ये एक शुरुआत समझें आप। हम इसको आगे और कंटिन्यू रखेंगे, दूसरे लोगों से, दूसरे पर्यावरण प्रेमियों से, जीव रक्षकों से भी हम लोग लेते रहेंगे, सुझाव लेते रहेंगे और उनको हम करते रहेंगे। तो अभी टाइम काफी हो गया है, 9 बज गए हैं मेरे ख्याल में, 9:15 होने वाले हैं। तो मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर भंवरलाल जी बिश्नोई, अगर वो मौजूद हों, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। और आप खुद आप अधिवक्ता हैं, आप कानून पढ़ाते हैं, कानून का आपका ज्ञान विधि कॉलेज है, तो आप जैसे कानूनविदों की हमें बहुत ज़रूरत है। और ये ना सोचें कि जीव रक्षा के लिए हमें सिर्फ वहाँ जाने से ही हमें काम हमारा वो कर्तव्य पूरा होता है। हर कोई वहां नहीं जा सकता है, लेकिन वो कानून के द्वारा सहायता कर सकता है। जो भामाशाह है वो पैसे के द्वारा सहायता कर सकता है। जो अप्रोच वाला बंदा है वो और अप्रोच लगा के कर सकता है। जो जीव रक्षकों का मोरल सपोर्ट करके कर सकता है, उसके उनके
जीव रक्षा के दौरान जो वन्य प्रेमी है वो घायल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों की देखरेख करके कर सकते हैं। तो अच्छा रहा आज का ये कार्यक्रम, और ये शुरुआत है, हम ऐसे कार्यक्रम और भी करते रहेंगे। जामो जी की मुख्य शिक्षाओं में से है पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण, और जामवाणी साहित्य अकादमी इस पे अपना कर्तव्य समझती है। मैं डॉक्टर भंवरलाल जी बिश्नोई, जो हमारी जामवाणी साहित्य अकादमी के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे मैं धन्यवाद ज्ञापन का अनुरोध करूंगा, और विनोद जम्बुदास जी हमारे जो महासचिव हैं, उनसे भी मैं थोड़ा सा बाद में निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा आप बताएं कि हमारी जामवाणी साहित्य अकादमी समाज की एक संस्था होने के नाते और क्या हम कर सकते हैं और इसमें सहयोग दे सकते हैं। तो डॉक्टर भंवरलाल जी बिश्नोई। बहुत बहुत धन्यवाद आर के सर, आज के इस कार्यक्रम के लिए। जब से मैं जुड़ा हूं और जब से मैंने वक्ताओं को सुना है, रामकिशन जी डेलू साहब, मोखराम जी दारणिया साहब, राधेश्याम जी, जितने भी वक्ता बोले हैं, एक बात तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने फील्ड में काम किया है, और रामकिशन जी और मोखराम जी, राधेश्याम जी जो फील्ड में काम करते हैं और ये जो समस्याएं बता रहे थे, जिन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत ही पीड़ादायक है। आप जब बोल रहे थे तो आपके अंदर जो इन लोगों के प्रति जो गुस्सा है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे आप व्यथित है, ये बिल्कुल झलक रहा था। और अब वो समय आ गया है, हम सब लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। तभी जो है ये हम जो बिश्नोई समाज की और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और केवल 2 4 5 आदमी जो ये काम देख रहे हैं, इनके पीछे जब तक पूरा समाज नहीं होगा, जब ये आह्वान करते हैं तो 1000 2000 5000 आदमी इकट्ठा होते हैं, वो बहुत मुश्किल से 2-3 साल में एक बार। लेकिन अब एक तो आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इंदिरा मैडम और विनोद जी जमदास जी से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए, और उस रिपोर्ट के अंदर सामान्य जो पेड़ है, जैसा आर के साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा और अन्य संस्थाओं द्वारा जो है एक सामान्य पेड़ की कीमत जो है 75 से 1 लाख रुपए आंकी गई है, तो ये पेड़ खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष है, इसकी कीमत कम से कम हमारे हिसाब से 5 लाख रुपए हमें इसको लिख के देनी होगी, तब जाके वो 2-2.5 लाख के आसपास हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। और जो ये टेंडेंसी एक्ट है, इसमें जो है इतनी इसकी कीमत का प्रावधान किया जाए, और जो ये वन्य जीव एक्ट है, जिसके अंदर ये हिरण शिकार और जितने भी प्रकरण हो रहे हैं, इनको वापस पुलिस के हाथों में सुपुर्द किया जाए, नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको बनाया जाए, जिससे कि अपराधियों में एक भय व्याप्त हो, और कम से कम 10 साल, और अगर बहुत ही जहां पर जो शिकार हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान इसमें करके, यदि हम राज्य सरकार को और हमारे समाज के जितने भी एमएलए हैं और प्रधानमंत्री सीएमओ को एक इस प्रकार से एक ज्ञापन भेजे कि इस प्रकार से जो है इसमें दिवस पर हमने ये कार्यक्रम किया गया, और इस पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा जो अपनी बातें कही गई है, उन बातों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये प्रोविजन किए जाए, और इन लोगों के साथ में हम सब लोगों को एक बहुत बड़ा एक आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम अपनी बात जो है पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं
उनके सामने और उनको ये सब करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज का ये रहा। निश्चित रूप से मोखराम दारणिया जी, रामकिशन जी और राधेश्याम जी और डोकिया साहब जी, जो भी वक्ता आज रहे, बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बातें रखी और समाज को जो है एक उठाने का काम किया है। मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस संस्था के माध्यम से। और एक बार पुनः मैं अपील करता हूं सभी से, समाज के जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब इस काम के लिए आगे आए। मैं व्यक्तिगत रूप से मोखराम जी दारणिया मेरे पास में ही रहते हैं, मेरे मोहल्ले के पड़ोसी है। आप जब भी आह्वान करेंगे, मैं तन मन धन से जो है आपके साथ हूं। और समाज के बाकी लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में साथ दे, तब जाके हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो बताए हुए आदर्श हैं उनके स्थापित कर सकते हैं। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद डॉक्टर BL बिश्नोई जी। बड़ा अच्छा लगा कि आपने हर समय तन मन धन से सहयोग देने की आपने आह्वान किया और आपने अपना संकल्प भी लिया। और हम सबको मिलके ही एक करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। एक अकेले बिश्नोई समाज से तो बात बनेगी नहीं। और लेकिन बहुत जल्दी करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। खेजड़ियों को पनपने में हजारों साल लगे, सदियां लग गई, और वो अगर कट गई तो दोबारा फिर ये हो नहीं पाएगी। तो हमें हर कीमत पे बचाना पड़ेगा। मैं आदरणीय विनोद जमदास जी से निवेदन करूंगा, जो हमारी जामानी साहित्य अकादमी के महासचिव भी हैं। आप भी प्लीज अपने दो आशीर्वाद वचन आप कहें। विनोद जमदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद आरके जी। इस महत्वपूर्ण दिवस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की तैयारी हम लगभग 1 महीने से कर रहे थे, और जो आज बहुत बड़े वक्ता उस पर बोले हैं, और बहुत बड़े वक्ता इसलिए है क्योंकि ये धरातल पर काम करने वाले बिना हथियार के योद्धा है। बिना हथियार के योद्धा इसलिए है कि हम सभी लोग ये कहते हैं कि अब हमें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, कानून का सहारा लेना चाहिए। परंतु इस वार्ता में उनकी व्यथा को देखकर लगा कि कानून है कहाँ। इतना लचर कानून, एक खेजड़ी का वृक्ष जो हमारे लिए कितना उपयोगी है, उसकी जड़ कटना मानो हमारी जड़ कटने के बराबर है, और उसकी कीमत सरकार 100 रुपए रखती है। वन्य जीव संरक्षण का जो कानून है कितना लचर है। और उसके बाद में जैसा कि राधेश्याम जी प्रयास कर रहे हैं जैसलमेर में, और वहां पर सुना जाता है कि गोडाउन का जो संख्या है वो 50 से भी कम रही है। और शायद पूरे विश्व में जैसलमेर ऐसा प्रदेश है, क्षेत्र है जहाँ पर गोडाउन मिलता है। राज्य पक्षी है, और राज्य पक्षी की ये हालात है, दिनों दिन हम देखते हैं कि ऊपर बिजली के तारों से वो पटड़ होकर के गिरते हैं और मर जाते हैं। किस प्रकार जो बाड़बंदी के तार है उसमें फंस करके मर जाते हैं, कितनी बुरी हालात में उसके चित्र देखते हैं, तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसी हालात में कैसे निपटा जाए, और सबसे पहले तो ये कानून है वन्य जीव के या वृक्षों को बचाने के, ये कानून बहुत मजबूत होने चाहिए। और इससे सबसे पहले कानून मजबूत हो, इसके लिए हमें एक आंदोलन करना चाहिए। अभी जैसा कि खेजड़ी हजारों लाखों की संख्या में सोलर के नाम पर खेजड़ियां काटी जा रही है, तो सोलर से तो अलग अलग से तापमान बढ़ता है। हम देख रहे हैं इस क्षेत्र में, फलोदी क्षेत्र में और में कितना तापमान बढ़ा है इन पिछले 1-2 साल में। और ये वृक्ष कटेंगे तो और भी तापमान बढ़ेगा। यानी तापमान बढ़ने का कारण है कि यहाँ पर मनुष्य सहित सभी प्रजातियों पर संकट खड़ा हो जाएगा। अगर समय रहते हम नहीं चाहते और एक खेजड़ी कटती है उसकी जगह 10 खेजड़ी या 50 खेजड़ी नहीं लगाई, दूसरे वृक्ष नहीं लगाए, तो ये संख्या बहुत कम हो जाएगी। इसके लिए मोखराम जी, रामकिशन जी और डोकिया जी और राधेश्याम जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि ऐसे लोग लगे हुए हैं, परंतु इनके साथ में हमें लाखों लोगों को लगना होगा। जैसे अब आरके जी दिल्ली में वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। अब बरसात का मौसम चल रहा है, गुरु महाराज ने बहुत अच्छी बरसात पूरे मारवाड़ क्षेत्र में की भी है। इसका लाभ उठाते हुए लाखों लोग इनके साथ में जुड़े और वृक्षारोपण करें। इसी सीजन में हम ये संकल्प लेके चलेंगे 5-10 लाख पेड़, और उसमें ज्यादातर खेजड़ी के पेड़ हम लगाएं।
और अगर मनुष्य कोई भी आदमी हमारा प्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं पाता, मजबूर है, कोई खेती में, कोई व्यवसाय में, अपने काम में लगा हुआ है, परंतु कम से कम एक ट्री गार्ड वो दान दे दे, एक पेड़ लगा ले, तो इस प्रकार अगर एक एक पेड़ लगाएंगे, उसमें केवल विष्णु समाज का ही सहयोग नहीं। अगर बीकानेर की बात करें तो मुकराम जी यहाँ पर रहते हैं, सभी लोगों को प्रेरित करें, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर जगह पेड़ उनको प्रेरित करके उनके गेट के सामने एक एक ट्री गार्ड लगा करके, पेड़ लगा करके पूरे बीकानेर को हरा भरा बनाया जा सकता है। लाखों पेड़ लगेंगे तभी इस समस्या से कुछ उबर पाएंगे, नहीं तो जिस संख्या में पेड़ कट रहे हैं, ये धरती नंगी हो रही है, यह सब हम के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और शायद ऐसा समय भी आ जाए कि वन्य जीव प्रजातियों की बात नहीं है, मनुष्य की प्रजाति भी खत्म हो जाए। इसको बचाने के लिए प्रयास में ये महान योद्धा लगे हुए हैं। आज इस दिन ये पधारे और अपने अपना प्रेरक उद्बोधन दिया। जामानी साहित्य अकादमी आप सबका आभार प्रकट करती है और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने में अकादमी जितना अपना सहयोग कर पाएगी, आपके साथ हम हर समय उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसकी उसकी आपको पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जमदास जी। अकादमी के महासचिव होने के नाते आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आपने अकादमी का द्वारा ये संकल्प भी दोहराया कि अकादमी आपके वन्य जीव रक्षकों के साथ है, वन्य जीवों के साथ में है और हम सभी मिलेंगे तभी ये काम चलेगा। जैसे इस बार का जो थीम है जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का, वो है कि वन और आजीविका और लोगों और ग्रह को कायम रखना। देखिए ये तो सभी को पता है कि खेजड़ी जो वृक्ष है वो कितना काम आता है और पशुओं के भी काम आता है, जमीन की भी उर्वरक क्षमता बढ़ाता है, जमीन की में नाइट्रोजन पैदा करता है और इसका फल भी, सांगरी भी सब्जी के काम आती है, खोखा भी काम आता है। और लेकिन अगर ये बचेगा ही नहीं तो फिर आजीविका कहाँ से ये होगी? अकेले नाम से कोई थीम रखने से तो सब कुछ होने वाला नहीं है। हमें अगर ये बचेंगे नहीं तो फिर लोग कैसे बचेंगे, जीव कैसे बचेंगे, ये ग्रह कैसे बचेगा, पृथ्वी प्लेनेट कैसे बचेगा? ये मुश्किल है बचना। हम सभी इसमें सहयोग करेंगे और मैं धन्यवाद करता हूं सभी का जिन्होंने भाग लिया। मैं डॉक्टर लालचंद जी से भी निवेदन करूंगा जो हमारे तकनीकी प्रबंधक हैं और उनके सहयोग से हम हमेशा ये संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित करवाते हैं, तो वो भी अपना बहुत बड़ा योगदान इसमें ये देते हैं, हम सबको आपस में जोड़ते हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द बोल के और फिर इसका समापन करें। धन्यवाद लालचंद जी। धन्यवाद आरके जी। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ी पेशेंस से ये प्रोग्राम 1 घंटे का था जिसको हमने लगभग डबल कर दिया, 2 घंटे तक आप जुड़े रहे और इसको सुना। और आज के वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा हमें संदेश दिया, बहुत ही अच्छा हमें जो चीज है कानून के बारे में और हमें बताया और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए ये भी बहुत अच्छे हमें सुझाव प्राप्त हुए। तो इसलिए मैं सभी अपने आदरणीय वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप पधारे और आपने अपने सुझाव के बारे में और आपके प्रयासों के बारे में समाज को और हमें अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम अगले हफ्ते या 15 दिन बाद जो भी हम अगली जामानी साहित्य श्रृंखला जो होगी उसमें हम आपसे फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नए वक्ताओं के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।